झाओ फेंग की क्रूरता। इसके अलावा नांगोंग लिंग में सुंदरता और अलौकिक स्वभाव है। इससे मेन हॉल में घुसते ही वे सबका ध्यान खींच लिया। हाँ हाँ, यह सचमुच ब्लेजिंग फ्लेम पैलेस के लिए सम्मान की बात है कि चीफ झाओ इस दावत में आए हैं। अचानक मेन हॉल से जोरदार हंसी की आवाज आई। तब नांगोंग गुओकिंग भीड़ से आगे बढ़कर झाओ फांग का स्वागत करने के लिए आगे आए। झाओ फांग नांगोंग गुओकिंग के लिए कोई अजनबी नहीं था। शुरुआती एल्केमी एक्सचेंज कंपटीशन से लेकर झाओ कबीले की गैदरिंग तक और अब ब्लेजिंग फ्लेम पैलेस तक इस व्यक्ति का असर हर जगह देखा जा सकता है। इसके अलावा नांगोंग लिंग से जो कुछ उसने सीखा था उसके आधार पर वह जानता था कि यह व्यक्ति नांगोंग शाही परिवार में एक शक्तिशाली व्यक्ति था, इसलिए वह बहुत घमंडी नहीं था और बस मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने मन ही मन सोचा कि इस कदम से नांगोंग गुओकिंग को सबसे ज्यादा इज्जत मिली है। अचानक नांगोंग गुओकिंग के पीछे के सभी लोगों के चेहरे पर नाराजगी थी। यह तो साफ है, झाओ फेंग के घमंड ने उन्हें नाराज कर दिया। नांगोंग गुओकिंग शुरू में कुछ नाराज थे। ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम के इस छोटे से इलाके में वह एक जाने माने व्यक्ति थे और दूसरे ताकतवर परिवारों के मुखिया भी उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। अब के विपरीत जब मुझे बहुत नीची नजर से देखा जाता है। लेकिन जब उसने झाओ फेंग की पहचान और अपनी अर्जी देने जाते समय झाओ फेंग के कमरे से महसूस होने वाले जबरदस्त दबाव के बारे में सोचा तो उसका सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। उन्होंने झाओ फेंग का बहुत ही जानी पहचानी और जोश भरी मुस्कान के साथ स्वागत किया और झाओ फेंग के पहले के रुखेपन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनके इस कदम से जो लोग उनसे नाखुश थे वे कुछ हद तक हैरान रह गए। लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा है तो वे झाओ फेंग को नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं जो अपनी ताकत के चरम पर है। लिंगरक चीफ झाओ के साथ अच्छा व्यवहार करो। कुछ हंसी मजाक के बाद जाने से पहले नांगोंग गुओकिंग ने नांगोंग लिंगदाओ को निर्देश दिए। ऐसा कहने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर झाओ फेंग को सलामी दी और फिर दूसरों का अभिवादन करने चले गए। झाओ फेंग की नजर मेन हॉल पर पड़ी और उसे कई जाने पहचाने लोग दिखे। उदाहरण के लिए चू परिवार के चूजिन ने सफेद बालों और जवान चेहरे वाले एक बूढ़े आदमी का पीछा किया। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह बूढ़ा आदमी कौन था, लेकिन झाओ फेंग चूजिन के इज्जतदार रवैये और उसके दिखाए गए कल्चर लेवल से उसकी पहचान का अंदाजा लगा सकता था। चू परिवार का मुखिया चू कांगहाओ। जैसे ही झाओ फेंग ने चू कांगहाओ को देखा, चू कांगहाओ भी ब्रांच परिवार के इस युवा सदस्य को आंक रहा था जिसने राजधानी में परेशानी खड़ी कर दी थी। एक लंबे समय वह मुस्कुराया और झाओ फेंग की तरफ ईमानदारी से सिर हिलाया, जैसे कि वह झाओ फेंग के साथ पिछली शिकायतों और उलझनों को भूल गया हो। झाओ फेंग ने चू कांगहाओ को गहरी नजर से देखा, मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां चू कांगहाओ उसका हाथ पकड़े हुए था। वहां दो गुट हैं। हालांकि उनकी शुरुआत कहां से हुई यह पता नहीं है, लेकिन चू परिवार जैसे ताकतवर कबीले के साथ खड़े होने की उनकी काबिलियत यह साफ दिखाती है कि वे कोई छोटी ताकत नहीं हैं। वे किंगयुआन वैली और एमरल्ड गेट हैं, जो ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम के 3 मुख्य पंथों में से 2 हैं। नांगोंग लिंग की आवाज झाओ फेंग के कानों में गूंजी। नीले रंग के कपड़े वाला किंगयुआन घाटी से है और हरे रंग के कपड़े वाला एमरल्ड गेट से है। ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम के 3 मुख्य पंथ हैं, जुआनजी पंथ, किंगयुआन वैली और एमरल्ड गेट। झाओ फेंग इन 3 ताकतों को जानता था जो ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम के 3 बड़े परिवारों को टक्कर दे सकती थीं, लेकिन न्यू किंगशुआन की वजह से जुआनजी सेक्ट के बारे में कुछ जानकारी होने के अलावा उसने बाकी 2 सेक्ट के बारे में सिर्फ सुना था। नांगोंग लिंग की बात सुनकर झाओ फेंग ने फिर से देखा। जैसा कि एक ऐसे पंथ से उम्मीद थी जो 3 बड़े परिवारों को टक्कर दे सकता है, पंथ के लीडर की ताकत 4 स्टार मार्शल वेनरेबल के लेवल तक पहुंच गई है। झाओ फेंग ने चुपके से सिर हिलाया। दोनों गुटों के नेताओं ने झाओ फेंग को देखकर लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वे मुस्कुराए और हाथ जोड़कर नमस्ते किया। झाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दोनों संप्रदाय के नेताओं ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई, लेकिन वे ईमानदार थे या नहीं सच तो शायद सिर्फ वे ही जानते थे। इन फोर्स के अलावा कई और फोर्स भी हैं जो हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाइड थीं, लेकिन नहीं आईं। उदाहरण के लिए जुआनजी संप्रदाय, उदाहरण के लिए डैनबाओगे और शेनकिलो। पहले वाले इसलिए नहीं आए क्योंकि संप्रदाय के अंदर कुछ हुआ था, लेकिन बाद वाले को दावत की थीम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। अलावा मेन हॉल के अंदर ज्यादातर लोग ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम की मीडियम साइज की सेनाओं से थे। उदाहरण के लिए लियू परिवार जिससे प्रधानमंत्री लियू चेंग जुड़े थे, जियांग परिवार जहां जनरल की हवेली है, वगैरह। झाओ फेंग को इन ताकतों से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह नांगोंग लिंग के गाइडेंस में झाओ वान्यू और दूसरों को झाओ कबीले के लिए रिजर्व सीटों पर ले गया। झाओ कबीले की सीटें टेबल के सिर के ठीक बगल में नहीं थीं। इसके बजाय यह दूसरे स्थान पर है। एक पल सोचने के बाद झाओ फेंग को पता चल गया कि वह सीट किसके लिए रिजर्व थी। मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। झाओ वान्यू ने झाओ फांग के लिए वाइन डाली, जो अकेले ही पी रहा था, कभी कभी नांगोंग लिंग के साथ हंसी मजाक भी कर रहा था और वह काफी रिलैक्स लग रहा था। यह आसानी ज्यादा दिन तक नहीं रही। तभी एक तीखी बत्तख जैसी आवाज ने उसे रोक दिया। महामहिम आ गए हैं।
तुरंत ही जो लोग मेन हॉल में अभी भी हंस रहे थे और बातें कर रहे थे वे चुप हो गए और उनकी नजरें मेन हॉल के साइड हॉल की तरफ चली गईं। झाओ फेंग भी ऐसा ही था। साइड हॉल से पीले रंग का चोगा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी निकला जिसका चेहरा नांगोंग गुओकिंग जैसा था, लेकिन उसका रौबदार रूप उससे भी ज्यादा था। नमस्ते महाराज। एक झटके के साथ प्रधानमंत्री के घर और जनरल के घर से मेन हॉल में मौजूद सभी लोग घुटनों के बल झुक गए और सम्मान से सिर झुकाया। बहुत से लोग चुपचाप बैठे रहे। उदाहरण के लिए चू परिवार का मुखिया। उदाहरण के लिए झाओ फेंग को ही लीजिए। उठो। इसे एक आम दावत की तरह समझो जिसमें राजा और प्रजा में कोई फर्क न हो। हिचकिचाओ मत। धधकती लौ वाले राज्य के सम्राट नांगोंग वूजी ने मुस्कुराते हुए कहा। बोलते समय उसकी नजर चू कांगहाओ पर पड़ी और उसने हल्के से सिर हिलाकर हाँ कर दी। इसे पहले से सूचना देना माना जाएगा। तब उसकी नजर किंगयुआन घाटी के वैली मास्टर चू कांगहाओ और दूसरों से होते हुए सामने झाओ फांग पर पड़ी। वह मुस्कुराया और बोला, यह जरूर झाओ फैंग होगा, झाओ कबीले का मुखिया जो ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम में मशहूर है और जिसने कम उम्र में ही झाओ कबीले की कमान संभाल ली थी। अध्याय 213 हम फिर मिलेंगे। नांगोंग वूजी के शब्द। इससे झाओ फेंग तुरंत ध्यान का केंद्र बन गया। ऐसा ही होगा। झाओ दा गुआनरेन को पहले से ही इस एहसास की आदत थी और उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। वह बस खड़े हुए नांगोंग वूजी को हल्के से अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, महाराज बहुत दयालु हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। झाओ फांग ने नांगोंग वूजी के रुतबे और ताकत के बावजूद उनके प्रति कोई नरम रवैया नहीं दिखाया और इज्जतदार लेकिन विनम्र रवैया बनाए रखा। वास्तव में अगर नांगोंग लिंग की वजह से ऐसा नहीं होता तो झाओ फांग का उठने का भी मन नहीं करता। जब झाओ फेंग का सामना नांगोंग गुओकिंग से हुआ तो उसका घमंड सबको पहले से ही पता चल गया था। इस स्थिति से उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। हालांकि फिर भी उन्हें हैरानी हुई। आखिरकार मौजूदा नांगोंग वूजी नांगोंग गुओकिंग से कहीं बेहतर है। नांगोंग वूजी ने ज्यादा इमोशन नहीं दिखाए। उन्होंने 20 साल तक राज किया था, अपने मंत्रियों और अमीर परिवारों को पूरी बात मानकर चलाया था। यह उनके कल्चर लेवल की वजह से नहीं बल्कि उनकी जबरदस्त होशियारी की वजह से था। हाँ, जैसा कि उम्मीद थी, हीरो युवाओं में से ही निकलते हैं। नाराज होने के बजाय नांगोंग वूजी मुस्कुराए और उनकी तारीफ की। उनकी ईमानदारी वहां मौजूद सभी लोगों को साफ दिख रही थी जो उनकी दरियादिली की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। लेकिन झाओ फेंग ने नानुकुर में होंठ सिकोड़ लिए। मुझे नहीं पता क्यों। जब उसने पहली बार नांगोंग वूजी को देखा तो उसके मन में उसके लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी। थोड़ी देर नमस्ते करने के बाद नांगोंग वूजी बैठे नहीं। उनकी रौबदार आंखें पूरे कमरे में घूम गईं और उनकी आवाज कुछ गहरी थी। ट्रोल्स के आने और स्पिरिट बीस्ट्स के हमले ने मेरे ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नांगोंग वूजी ने सच में एक सम्राट के तौर पर अपनी इज्जत को निभाया। उनकी बोलने की कला और लोगों को अपनी ओर खींचने की काबिलियत बेमिसाल थी। बस कुछ ही शब्दों से उन्होंने वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को चुप करा दिया। उनके चेहरे दया से भर गए थे। यहां तक कि चू कांगहाओ और दूसरे लोग भी बहुत दुखी हुए। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे थे, वे अपनी सच्ची भावनाएं बता रहे थे। स्पिरिट बीस्ट्स की घेराबंदी के कारण सभी जातियों को काफी नुकसान हुआ। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मैं इतना उदास महसूस कर रहा हूं। स्वर्ग के आशीर्वाद और सबकी मिलीजुली कोशिशों की वजह से स्पिरिट बीस्ट मारा गया और भगा दिया गया, जिससे मेरा ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम मुसीबत से बच गया। यहाँ मैं नांगोंग वूजी, नांगोंग परिवार और ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम के उन अनगिनत लोगों की तरफ से जो बच गए, आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही नांगोंग वूजी ने वहां मौजूद सभी लोगों को प्रणाम किया। कुछ ताकतवर लोग नांगोंग वूजी के रवैये से इतने प्रभावित हुए कि वे लगभग रोने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुशी खुशी उसके लिए अपनी जान दे देंगे। नांगोंग वूजी के हाव भाव से उनकी शाही शान को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इससे उन्हें और भी ज्यादा इज्जत मिली। अरे, जिंदगी सच में एक नाटक की तरह है। यह सब एक्टिंग स्किल्स पर निर्भर करता है। झाओ फेंग बहुत दुखी हुआ। अगर झाओ फेंग को अपनी पिछली जिंदगी में ऐसे सीन देखने की आदत नहीं होती और वह इस आदमी के खुद को नीचा दिखाने वाले बर्ताव के पीछे के असली इरादे को समझता, तो शायद वह भी उन बेवकूफ फैंस की तरह नांगोंग वूजी की बातों पर यकीन कर लेता। दुखद हिस्सा कुछ हद तक अनदेखा हो गया क्योंकि झाओ फांग अकेले ही पी रहा था। यह दावत आपकी कामयाबियों का जश्न है और साथ ही यह लियाओडोंग और मंगोलिया के इलाके के मामलों को कैसे हैंडल किया जाए, इस पर बात करने का भी मौका है। नांगोंग वूजी के शब्द कुछ अप्रत्याशित थे। कम से कम उन मीडियम साइज के परिवारों के लिए जो इस स्थिति से अनजान थे, यह एक हैरानी की बात थी। जहां तक किंगयुआन घाटी, एमरिड गेट और चू परिवार के नेताओं की बात है, वे शांत भाव से बैठे रहे। यह साफ है कि उन्हें अंदर की कहानी पहले से ही पता थी। नहीं तो उनके स्टेटस को देखते हुए वे बिना किसी वजह के इतनी छोटी मोटी दावत में क्यों शामिल होंगे। भोज शुरू होने से पहले मैं आपको एक खास मेहमान से मिलवाना चाहता हूं। जैसे ही वह बोला, साइड हॉल से 2 और लोग निकले। लीडर लगभग 20 साल का एक नौजवान था, सफेद कपड़े पहने हुए, बहुत अच्छा स्वभाव वाला और अमीरों जैसा अंदाज वाला। उसकी तुलना में
ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम के तथाकथित रईस इसकी तुलना में फीके पड़ गए। वह युवक कोई और नहीं बल्कि जू लो था, जो झाओ फेंग से पहले भी एक बार मिल चुका था। एक अधेड़ उम्र का आदमी जू लो के पास खड़ा था। वह आदमी करीब 40 साल का था, लंबा था और उसकी आभा बहुत तेज थी। उसकी आंखों में कभी कभी तेज रोशनी चमकती थी और जब वह आता था तो वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत ज्यादा दबाव महसूस होता था। वाह कितना सुंदर! यही सच्चा बड़प्पन है। मैं सच में उसके बच्चे चाहती हूँ। जैसे ही जू लो सामने आई, बोलने से पहले ही उसने अमीर परिवारों की कुछ महिलाओं को बेहोश कर दिया। सब लोग, मैं स्नोफील्ड एम्पायर का प्रिंस जू लो हूँ, 13वें रैंक पर। नांगोंग वूजी ने मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा और शानदार इंट्रोडक्शन दिया। क्या? स्नोफॉल एम्पायर का 13वां राजकुमार? कोई हैरानी नहीं कि उसका ऐसा ऑरा है। मैंने मन बना लिया है, मैं इस जीवन में राजकुमार जू लो के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। जू लो की असली पहचान जानने के बाद महिलाओं का उसके प्रति आकर्षण और बढ़ गया। उन्हें देखकर उनका हमेशा वाला नरम और इज्जतदार व्यवहार कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह बिल्कुल एक बदमाश लड़की की तरह है। न केवल मोहित महिलाएं हैरान थीं, यहां तक कि उनके अपने परिवार के चेहरे पर भी स्नोफॉल एम्पायर शब्द सुनकर बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। चू परिवार, किंगयुआन घाटी और दूसरी सेनाओं के नेताओं के नेतृत्व में उन्होंने जू लो का बहुत सम्मान किया, नांगोंग वूजी का सामना करते समय से भी ज्यादा। हम्मा जू लो ने हल्का सा सिर हिलाया। यह उनका सभी को दिया गया जवाब था, लेकिन उनमें से किसी ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि जू लो घमंडी है। इसके विपरीत मुझे लगता है कि यह काफी सामान्य है। इस तरह ताकत और बैकग्राउंड लोगों की सोच बदलते हैं। अगर इस स्थिति में झाओ फेंग होता, ऐसा अनुमान है कि इसे लंबे समय से अलग अलग ताकतों ने घूरा और अलग थलग किया है। जू लो ने सभी की बधाई और खुशियों को दिल पर नहीं लिया। उसकी नजर झाओ कबीले की तरफ खड़ी उस अमीर औरत पर पड़ी। केवल उसे हैरानी और गुस्सा आया। ऐसा लग रहा था कि महिला ने उसे नहीं देखा। वह चुपचाप अपने बगल वाले आदमी के लिए वाइन डाल रही थी, जैसे एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है। वे बहुत करीबी और एक दूसरे से तालमेल बिठाने वाले थे। उसके बगल में खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि झाओ फेंग था। जू लो को जिस बात से और भी ज्यादा गुस्सा आया वह यह थी, झाओ फेंग को न केवल नांगोंग लिंग से वाइन मिल रही थी, बल्कि झाओ वान्युए भी उसके पैरों की मालिश कर रही थी। उसकी जिंदगी इससे ज्यादा मजेदार नहीं हो सकती थी। यह देखकर जू लो की आंखों में ठंडक चमक उठी और वह बहुत गुस्से में थी। कई दिनों तक ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम में रहने के बाद उन्होंने नांगोंग लिंग की पूरी लगन और आज्ञाकारिता से सेवा की। फिर भी नांगोंग लिंग ने उसके प्रति जरा भी अपनापन नहीं दिखाया। और तो और जैसा कि अभी हो रहा है, किसी ने खुद मेरे लिए वाइन डाली और मुझे सर्व की। धत तेरे रेप्टाइल, तू तो सिर्फ किस्मत से झाओ कबीले का चीफ बना है। क्या तू सच में सोचता है कि सिर्फ इसलिए कि तूने ऐसा किया तू घमंडी हो गया और मुझ राजकुमार को भी नजरअंदाज कर दिया? अगर ऐसा है तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि मुझे नाराज करने का नतीजा कितना बुरा होगा। जू लो की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और उसके अंदर एक जानलेवा इरादा जाग उठा। जैसे ही वह बोलने वाला था, झाओ फेंग ने अपना वाइन ग्लास उठाया, धीरे धीरे उसका स्वाद लिया। उसके चेहरे पर पूरा आनंद दिख रहा था। आधे दिन बाद जब उसका वाइन ग्लास खाली था, उसने अपनी आंखें खोली। उसे अभी भी संतुष्टि नहीं हो रही थी और तभी उसने जू लो को अपनी ओर देखते हुए देखा। वह तुरंत हंसे और कुछ ऐसा कहा जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। ओह, क्या यह 13 नहीं है? हम फिर से मिल रहे हैं। अध्याय 214 जिगोलो। मौन। पूरा कमरा शांत हो गया। सबके चेहरों पर इज्जत धीरे धीरे हैरानी में बदल गई और वे झाओ फेंग को खाली नजरों से देखने लगे। झाओ फांग की बातें सुनकर बहुत चालाक नांगोंग वूजी भी कुछ देर के लिए हैरान हो गए, लेकिन जल्द ही नांगोंग वूजी ने अपने चेहरे पर हैरानी छिपाई और खुद को संभाला। आपने मुझे क्या कहा था? जू लो ने शांति से पूछा। उसकी आवाज में न तो खुशी थी और न ही गुस्सा। लेकिन उसके पास खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने झाओ फेंग की तरफ देखा और मन ही मन आह भरी, अज्ञानी मूर्ख, तुमने खुद को 13 कहने की हिम्मत कैसे की? अब देखते हैं तुम कैसे मरते हो। वह कई सालों से जू लो को फॉलो कर रहे थे और जाहिर है कि उनके कैरेक्टर को जानते थे। 13 टाइटल का इस्तेमाल उनके बड़े भाई हमेशा उनका मजाक उड़ाने के लिए करते थे। अब जब उसे किसी बाहरी आदमी ने बुलाया है, भले ही यह अनजाने में हुआ हो, तो जू लो का गुस्सा कम नहीं होगा। इसके बजाय वह अपने भाइयों का सारा मजाक झाओ फेंग पर निकालेगी। तुम सब खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। क्या तुमने नहीं कहा था कि दावत होने वाली है? मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूं और अभी तक एक भी डिश नहीं देखी है। महाराज, मैंने इस दावत में शामिल होने के लिए रात का खाना भी नहीं खाया। झाओ फेंग ने जू लो को जवाब नहीं दिया, बल्कि नांगोंग वूजी की ओर देखा। नांगोंग वूजी अवाक रह गए। युद्ध की आग को अपनी ओर खींचने का झाओ फेंग का फैसला कुछ हद तक अप्रत्याशित था, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसकी इज्जत का ध्यान नहीं रखा और ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने पहले कभी दुनिया नहीं देखी हो। वह उसे मना नहीं कर सका, इसलिए वह थोड़ा मुस्कुराया और जू लो की तरफ इज्जत से कहा, महाराज कृपया बैठ जाइए।
बोलते हुए उसने ज़ूलुओ के बगल में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी पर नजर डाली। अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ा और ज़ूलुओ के कान में फुसफुसाया, महाराज, जरूरी मामले दांव पर लगे हैं। ज़ूलुओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, अपना गुस्सा दबा लिया। उसने थोड़ा सिर हिलाया और नांगोंग वूजी से बिना कुछ कहे सीधे झाओ फेंग की सीट पर बैठ गई। नांगोंग वूजी ने सबको बैठने के लिए इशारा किया और फिर मुख्य हिजड़े ने घोषणा की कि व्यंजन परोसे जाएंगे। डिशेज एक एक करके परोसी गई, हर सीट के सामने रखी गई। लेकिन झाओ फेंग की वजह से घटनास्थल का माहौल बहुत अजीब और शांत हो गया। झाओ फेंग ने ऐसा दिखाया जैसे उसने सुना ही न हो। दावत शुरू होने के बाद वे लोग खूब खाने लगे। उसके हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है कि वह सिर्फ खाना खाने आया था। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग झाओ फेंग को नफरत से देख रहे थे, जैसे वह कोई बड़ा अमीर हो जो सड़क किनारे किसी भिखारी को नीची नजर से देख रहा हो। झाओ फेंग ने भीड़ की घूरती निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। इसके उलट झाओ वान्यू और नांगोंग लिंग, जो उसके बगल में खड़े थे, बहुत शर्मीले थे और सबकी नजरों में थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। फिर बर्फ गिरी। यह देखने के बाद कि झाओ फेंग कितना दयनीय था, मुझे बहुत राहत मिली कि मैंने खुद को उसके लेवल तक नहीं गिराया। नहीं तो यह व्यक्ति मुझे कई लेवल नीचे खींच लेगा। भोज। कई ताकतवर नेताओं की जानबूझकर की गई चापलूसी से ज़ूलुओ काफी रिलैक्स हो गई और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। यह देखकर वहां मौजूद सभी बड़े और छोटे ग्रुप ने राहत की सांस ली। ज़ूलुओ के अच्छे मूड का फायदा उठाते हुए वह उसे टोस्ट करता रहा और स्नो एम्पायर के लिए अपनी तारीफ और हैरानी दिखाता रहा। बर्फ गिरती है और आने वाले किसी को भी मना नहीं करती, ऐसी होती है उन लोगों की आत्मा जो असाधारण होते हैं। कई बार ड्रिंक्स और कई डिशेस के बाद पार्टी का माहौल और भी मजेदार हो गया। ज़ूलुओ बेशक ध्यान का केंद्र बन गई और वहां मौजूद लगभग सभी फोर्स ने उनसे अक्सर बातचीत की। इसमें केवल एक अपवाद था, झाओ फेंग। उसके पिछले परफॉर्मेंस की वजह से लोगों ने उसके लिए ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। ज़ूलुओ, जिससे हर कोई दोस्ती करने के लिए बेताब था, की तुलना में उसके बगल में बैठा झाओ फांग एक एक्सेसरी जैसा लग रहा था। झाओ फेंग को इसकी परवाह नहीं थी और वह इन लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता था। वह चुपचाप पीता और खाता रहा। ऐसा लग रहा था कि वह उस भीड़भाड़ वाली जगह से अलग थलग है और कभी कभी नांगोंग लिंग और दूसरी औरत से कुछ बातें भी कर लेता था। वे काफी सहज लग रहे थे। झाओ फेंग की लापरवाही, खासकर नांगोंग लिंग का उसके प्रति रवैया, ज़ूलुओ को बहुत नाराज कर गया। उनकी नजरें इधर उधर घूमी और उन्होंने नांगोंग वूजी से कहा, पैट्रियार्क नांगोंग, क्योंकि हम सब मार्शल आर्टिस्ट हैं तो क्या यह दावत मार्शल आर्ट्स के बिना बोरिंग नहीं होगी? हाँ, 13वें राजकुमार सही कह रहे हैं, यह मेरी गलती थी। नांगोंग वूजी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जैसे ही उन्होंने धीरे से अपनी हथेली पर हाथ फेरा, तार और बांस के साजों की आवाज हवा में भर गई। सुंदर और सुंदर फिगर वाली कुछ औरतें अंदर आईं। इन लोगों के डांस बहुत सुंदर और सेंसुअल होते हैं, जिससे उन्हें देखना एक अनोखा विजुअल ट्रीट बन जाता है। लेकिन जब वे इस सीन का मजा ले रहे थे तो ज़ूलुओ की आंखों में मजाक की एक झलक आ गई। क्या इसे सचमुच नृत्य कहा जा सकता है? ज़ूलुओ धीरे से हंसी, उसके शब्दों में थोड़ी नफरत थी। नांगोंग वूजी का एक्सप्रेशन वैसा ही रहा, भले ही ज़ूलुओ के घमंडी रवैये से वह बहुत नाराज था, लेकिन अपनी भावनाओं को छिपाने की कला में बहुत पहले से माहिर होने के कारण किसी के लिए भी उनके हाव भाव से कुछ भी समझना मुश्किल था। नांगोंग वूजी मुस्कुराए और बोले, कंट्री डांस 13वें राजकुमार के ध्यान के लायक नहीं है। असल में हमने स्नो मून स्वॉर्ड डांस के बारे में बहुत पहले सुना है, लेकिन इसे देखने का मौका कभी नहीं मिला। आज 13वें राजकुमार यहाँ हैं और तलवारबाजी में माहिर हैं। मुझे हैरानी है कि क्या वह इतने मेहरबान होंगे कि हमें देखने का मौका देंगे। स्नो मून स्वॉर्ड डांस। स्नो मून फ्लाइंग स्वॉर्ड स्नोई एम्पायर से मिली है। कहा जाता है कि इस डांस का हर मूवमेंट डांसर पर बहुत ज्यादा डिमांड रखता है और सिर्फ तलवारबाजी का कोई माहिर ही इसका असली रूप दिखा सकता है। यह सुनकर दूसरे ग्रुप के नेताओं ने भी सुझाव दिया कि ज़ूलुओ उन्हें भी मिलने दें। ज़ूलुओ ने कमरे में चारों ओर देखा, फिर नांगोंग लिंग को एक शांत नजर से देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि हर कोई इतना दयालु है, इसलिए मैं बिना मन के कुछ करतब दिखाऊंगा। ऐसा कहकर ज़ूलुओ खड़ी हुई और मैदान के बीच में चली गई। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, उसके हाथ में बर्फ और बर्फ की एक लंबी तलवार दिखाई दी, जिससे जबरदस्त और न रुकने वाली ठंडक फैल रही थी। जैसे ही तलवार खींची गई, पूरे हॉल का तापमान गिर गया। क्या यह कोई स्वर्ग का खजाना हो सकता है? ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो इतना शक्तिशाली ऑरा पाना मुश्किल होगा। मैं सच में तियानबाओ को स्नो मून स्वॉर्ड डांस करते देखने के लिए उत्सुक हूं। भीड़ की उम्मीद भरी निगाहों के बीच ज़ूलुओ ने अपनी तलवार निकाली। जैसे ही तलवार कांपी, वह उसमें समा गया। डांस करने का उनका सुझाव बेबुनियाद नहीं था। उसका मकसद तलवार डांस करना था, जिससे वह नांगोंग लिंग को वापस जीत सके और सबको डरा सके। क्योंकि यह सिर्फ एक सिंपल तलवार डांस नहीं है, बल्कि मारने के लिए तलवार चलाने की एक टेक्निक है। ज़ूलुओ के मूवमेंट शानदार थे, उसका तलवार डांस बहुत सुंदर था और उससे निकलने वाली तेज आभा ने सभी को हैरान कर दिया। तलवारबाजी खत्म होने के बाद भी हर कोई उससे लगे सदमे में डूबा हुआ था और बहुत देर तक होश में नहीं आ पाया।
यह पहली बार है जब मैंने यह तलवार डांस किया है। अगर कोई अजीब लगे या तालमेल में कमी हो तो कृपया माफ करें। तलवारबाजी खत्म होने के बाद ज़ूलुओ मुस्कुराई और सबकी तरफ देखा। तब सबको समझ आया कि क्या हो रहा है और उन्होंने तुरंत कहा कि उनकी हिम्मत नहीं है। ज़ूलुओ के तलवार डांस की तारीफ से पूरा हॉल भर गया। ज़ूलुओ मुस्कुराई और सिर हिलाया, वह बहुत सुंदर और शांत दिख रही थी। मैं लंबे समय से भाई झाओ फेंग की तारीफ करता रहा हूँ, वे बेमिसाल टैलेंट वाले इंसान हैं। 3 बड़े परिवारों में से एक झाओ कबीले के मुखिया के पद तक पहुंचने के लिए बड़े होने से पहले ही ऐसे असाधारण इंसान में कुछ कमाल की काबिलियत होनी चाहिए। इस बड़े मौके पर अगर भाई झाओ कुछ गाइडेंस दे सकें तो मुझे खुशी होगी। ज़ूलुओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसका लहजा झाओ फेंग की तरफ था जो खा पी रहा था। चैप्टर 215 मैं अपनी इज्जत नहीं गवा सकता। यह सुनकर मैदान पर सभी की निगाहें एक बार फिर झाओ फेंग पर टिकी थीं। यहां तक कि जो लोग ज़ूलुओ के इरादे समझते थे वे झाओ फेंग को मजाक से देखते थे। प्रिंस ज़ूलुओ का तलवार डांस देखने के बाद कोई भी परफॉर्मेंस उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसके अलावा उस गांव के रहने वाले का बैकग्राउंड ऐसा था कि वह तलवार डांस की ऐसी टेक्निक कैसे समझ सकता था। प्रिंस ज़ूलुओ की हरकतें शायद सिर्फ उस लड़के को शर्मिंदा करने के लिए थीं। लेकिन प्रिंस ज़ूलुओ की टाइमिंग बिल्कुल सही थी। झाओ फेंग ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम में अपनी ताकत के पीक पर है, यहां तक कि एक्सपर्ट्स की पुरानी पीढ़ी से भी आगे है। अगर वह अब पीछे हटता है तो यह उसकी इज्जत के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। चाहे वह माने या मना करे, जिस पल प्रिंस ज़ूलुओ ने कहा वह देहाती पहले ही हार चुका था। सभी लोग झाओ फेंग को ध्यान से देख रहे थे, यह देखने के लिए कि वह क्या करेगा। झाओ फेंग ने धीरे धीरे अपने कप में वाइन पी, फिर ज़ूलुओ को देखा और मुस्कुराया। मुझे पता है कि मैं तलवारबाजी में प्रिंस ज़ूलुओ जितना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करूंगा। भाई झाओ, क्या आप यह बात मुझे राजकुमार को बेइज्जत करने के लिए कह रहे हैं? ज़ूलुओ का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया, बर्फ जैसा ठंडा हो गया। एक 9 स्टार मार्शल वेनरेबल की आभा ने पूरे एरिया को भर दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। क्या एक 9 सितारा मार्शल वेनरेबल? क्या यही स्नोफील्ड एम्पायर की असली ताकत है? एम्पायर के किनारे पर एक मामूली राजकुमार, फिर भी उसके पास ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम में हर किसी से ज्यादा साधना का लेवल है। नांगोंग वूजी की नजर थोड़ी सिकुड़ गई। उसने बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ज़ूलुओ की साधना बहुत बढ़िया है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह असल में 9 स्टार मार्शल वेनरेबल दायरे तक पहुंच गई है। एक और कदम और मैं उस मार्शल एम्परर के दायरे में पहुंच जाऊंगा जिसका मैंने हमेशा सपना देखा है। सभी के हैरान और चुप रहने वाले एक्सप्रेशन को देखकर ज़ूलुओ ने खुशी से मुस्कुराया। स्नोफील्ड एम्पायर में उसे सबसे नीचे रैंक दिया गया था और उसकी खेती सबसे कमजोर थी और उसे हमेशा नापसंद किया जाता था। लेकिन इस छोटे से फ्लेम किंगडम में अपने कल्टीवेशन लेवल के साथ वह आसानी से किसी भी ताकत को दबा सकता था। अनगिनत लोगों की जिंदगी और मौत को कंट्रोल करने की इस काबिलियत से उन्हें बहुत खुशी और गर्व महसूस होता था। जब सबने सोचा कि ज़ूलुओ के दबाव के कारण झाओ फेंग को परफॉर्म करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन तभी उसे दूसरी पार्टी से एक शांत आवाज सुनाई दी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता 13वें राजकुमार, बस एक मेल डांसर होना बहुत शर्म की बात है। झाओ कबीले का हेड होने के नाते मैं इस तरह अपनी इज्जत नहीं गवा सकता। एक पत्थर 1000 लहरें पैदा करता है। झाओ फेंग की बातों से वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। ज़ूलुओ की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। आखिर में उसका चेहरा राख जैसा काला और उदास हो गया, जिसमें कोई शान या शांति नहीं थी। उसका इरादा झाओ फेंग को कोई कदम उठाने के लिए उकसाना था, लेकिन अचानक उसकी जगह उसका मजाक उड़ाया गया। और वह वाक्यांश पुरुष डांसर चेहरे पर एक जोरदार तमाचे जैसा था। इसने स्नो रीजन के 13वें राजकुमार के चेहरे पर थप्पड़ मारा। ज़ूलुओ ने झाओ फेंग को घूरते हुए रूखेपन से कहा, क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि मैं राजकुमार एक पुरुष डांसर हूं? अरे तुमने खुद ही कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। यहां हर कोई इसका सबूत दे सकता है। अचानक झाओ फेंग के ये शब्द कहने के बाद सबके चेहरे के भाव बदल गए। ज़ूलुओ की ठंडी बेपरवाह नजर के नीचे उन सबने अपना सिर हिलाया, यह दिखाते हुए कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। चुटकुला। जो कोई भी इस समय झाओ फेंग से सहमत होने की हिम्मत करेगा, वह ज़ूलुओ के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा। यह एक आत्मघाती काम होगा। ये खुद को चालाक कहने वाले लोग ऐसी बेवकूफी वाली बात नहीं करेंगे। ज़ूलुओ की नजर कमरे में इधर उधर घूमने के बाद फिर से झाओ फेंग पर टिक गई। उसके सामने टेबल पर एक डरावनी आभा जम गई। तुम बहुत अच्छे हो, ज़ूलुओ ने झाओ फेंग को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा। झाओ फेंग का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। उसके चेहरे पर आए इस बदलाव का कारण ज़ूलुओ की धमकी नहीं थी, बल्कि उसके सामने रखी टेबल से आ रही ठंडक थी। क्या इस बर्फबारी में बर्फ और हिम की कोई ब्लड लाइन हो सकती है? सिर्फ इसी तरीके से मौजूदा हालात को समझाया जा सकता है, नहीं तो साधारण सच्ची एनर्जी से इसे हासिल करना नामुमकिन होगा। क्या अब तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्या थोड़ी देर नहीं हो गई? ज़ूलुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, नीचे आओ और मुझसे लड़ो। अगर तुम मेरे खिलाफ 100 चाले भी टिके रहे तो मैं तुम्हारी पिछली बातें माफ कर दूंगा।
परेशान क्यों होना? झाओ फेंग ने जूलुओ को बेबस नजरों से देखा। जूलुओ और उसके आसपास के लोगों की नजर में उसके रिएक्शन से सिर्फ एक ही मैसेज गया। क्या झाओ फेंग डर गया है? इस राजकुमार को लोगों पर दबाव डालना पसंद नहीं है। अगर तुम लड़ने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं करोगे तो इस राजकुमार के पास समझौता भी है। इस राजकुमार के पास अभी एक नौकरानी नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी नजर झाओ वान्युए पर पड़ी जो झाओ फांग के बगल में खड़ा था। इसका मतलब तो खुद ही साफ है। यह सुनकर मौके पर मौजूद किसी को भी कुछ गलत नहीं लगा, बल्कि उन्हें झाओ फेंग से जलन हुई। कबीले के लिए राजकुमार जूलुओ द्वारा चुना गया सदस्य होना परिवार के लिए बहुत फायदेमंद बात है। एक बार जब इस महिला का इस्तेमाल जूलुओ एम्पायर को पावर में लाने के लिए मैचमेकर के तौर पर किया गया तो परिवार कैसे तरक्की नहीं कर सकता था। झाओ फेंग की किस्मत बहुत अच्छी है। हमारे परिवार की कोई भी सुंदर लड़की प्रिंस जूलुओ की नजर में क्यों नहीं आई? कई सेनाओं के नेता मन ही मन नाराज थे। यह सुनकर झाओ वान्युए, जो जूलुओ के निशाने पर थी, कांप उठी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने मदद के लिए झाओ फेंग की ओर देखा। लेकिन फिर उसने जूलुओ के कल्टीवेशन लेवल के बारे में सोचा और उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें निराशा से भर गईं। प्रिंस जूलुओ, स्नो रीजन एम्पायर के 13वें राजकुमार के तौर पर आप अपनी पसंद की कोई भी नौकरानी ढूंढ सकते हैं। सिस्टर वान यू के लिए चीजें मुश्किल क्यों बना रहे हैं? नांगोंग लिंग बहुत गुस्से में थी। जूलुओ के स्वभाव को जानते हुए वह यह कैसे नहीं समझ सकती थी कि नौकरानी को हुक्म देने का क्या मतलब है। झाओ वान्यू ने नांगोंग लिंग को शुक्रगुजार होकर देखा, यह सोचकर कि उसकी नई पहचानी गई छोटी बहन काफी शरीफ और नेक है। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बातें बर्फ को गिरने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकीं। सच में ऐसा ही है। जूलुओ की नजर लंबे समय से झाओ वान्यू पर थी, तो वह नांगोंग लिंग की कुछ बातों की वजह से इस आसान शिकार को कैसे छोड़ सकती थी। झाओ फेंग, आपकी पसंद क्या है? जूलुओ ने नांगोंग लिंग को नजरअंदाज किया और झाओ फेंग को ध्यान से देखा। परेशान क्यों होना? झाओ फेंग ने अपनी पिछली बात दोहराई। लेकिन फर्क यह है कि जब वह पहले बोलते थे तो उनके चेहरे पर बेबसी दिखती थी, लेकिन अब उसमें थोड़ी ज्यादा ठंडक है। झाओ कबीले के लिए सैकड़ों साल की शांति के बदले एक औरत को देना इतनी बड़ी अच्छी बात, इतना बेबस होने का नाटक क्यों करना? स्नोफॉल ने मजाक उड़ाया। अच्छी खबर? झाओ फेंग ने झाओ वान्यू की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर और भी ज्यादा निराशा थी। उसका एक्सप्रेशन और भी ठंडा हो रहा था। उसने जूलुओ को देखा और डरावनी आवाज में कहा, तो अपनी 3 या 4 बहनों को मेरी रखैल के तौर पर मुझसे मिलवा दो। मैं कबीले का लीडर गारंटी दे सकता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी स्नो रीजन एम्पायर को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम क्या सोचते हो? तुम यही मांग रहे हो? जूलुओ तुरंत गुस्से में आ गई। उसकी आंखें चाकू की तरह ठंडी थीं। नांगोंग वूजी जैसे समझदार इंसान के चेहरे पर भी बहुत अजीब भाव थे। साफ तौर पर उन्हें झाओ फांग से ऐसी बात कहने की उम्मीद नहीं थी। क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी जो कहा उसके आधार पर मुझे, राजकुमार को, तुम्हें फांसी देने का अधिकार है? हे, उसी लॉजिक से तुम इतने गुस्से में क्यों हो? 13। या तुम यह कह रहे हो कि तुम्हें जूलुओ को दूसरे परिवारों की औरतों को छीनने की इजाजत है, लेकिन मुझे, कबीले का लीडर, तुम्हारी बहनों को छीनने की इजाजत नहीं है? कोर्ट डेथ। गुस्से में जूलुओ बिजली की तेजी से आगे बढ़ी, एक पल में झाओ फेंग के पास पहुंची और अपनी लंबी तलवार से झाओ फेंग के सिर पर वार कर दिया। अध्याय 216, कुत्ते को पीटने का चाबुक। कोर्ट डेथ। गुस्से में जूलुओ बिजली की तेजी से आगे बढ़ी, एक पल में झाओ फेंग के पास पहुंची और अपनी लंबी तलवार से झाओ फेंग के सिर पर वार कर दिया। तुरंत झाओ फेंग की स्किन पर एक ठंडी सी सनसनी दौड़ गई और वह होश में आ गया। झनकार! तलवार गिरी नहीं, बल्कि उसे 7 रंगों की रोशनी छोड़ने वाली तलवार ने रोक दिया। यह तलवार कोई और नहीं बल्कि मायरियड फीनिक्स तलवार है। जूलुओ हैरान रह गई और उसने मायरियड फीनिक्स स्वॉर्ड को गहरी नजर से देखा। उसकी आंखें हैरानी और लालच से भर गईं। स्नो रीजन एम्पायर में जन्मे वह बहुत घूमे फिरे थे और उनकी समझ बहुत अच्छी थी, इसलिए वह इस तलवार की अनोखी खासियत को तुरंत पहचान गए। तियान बाओ, कोई हैरानी नहीं कि तुमने मेरा विरोध करने की हिम्मत की। पता चला कि तुम इसी पर भरोसा कर रहे थे। जूलुओ ने मजाक उड़ाया। फिर भी हमारे बीच की खाई को भरना मुश्किल है, जो एक कभी न भरने वाली खाई जैसी है। लेकिन मैं हमेशा से एक दयालु इंसान रहा हूं। जब तक तुम यह चीज मुझे दे दो और मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हारी पिछली शेखी बघारने को माफ कर सकता हूं और इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता। उसने झाओ फेंग की तरफ नरमी से देखा। तियान बाओ। नांगोंग वूजी चौंक गए। अपने रुतबे को देखते हुए उन्हें पता था कि तियान बाओ क्या दिखाता है। कोई हैरानी नहीं कि यह जवान आदमी हेई मो को पकड़ पाया। पता चला कि उसके पास इतना बड़ा खजाना है। मैं बस सोच रहा हूं कि उसे यह खजाना कहां से मिला। क्या यह इत्तेफाक से मिला था या किसी ने उसे तोहफे में दिया था? नांगोंग वूजी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, लेकिन उनका दिमाग पहले से ही कैलकुलेशन में लगा हुआ था। थोड़ा पीछे हटो। झाओ फेंग ने अपने बगल में नांगोंग लिंग और झाओ वान्युए को, साथ ही अपने पीछे तीसरे एल्डर को देखा और शांति से कहा, मौलिक रूप से
झाओ फेंग की स्पीड से वह ज़ुलुओ की तलवार के वार को उसी पल आसानी से चकमा दे सकता था जब वह जमीन पर गिरा। लेकिन उसके जाने के बाद तलवार झाओ वान्युए और बाकी दो के सिर पर गिरेगी। उनकी साधना के स्तर के साथ वे इस ठंडे और भयंकर तलवार के प्रहार का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। नांगोंग लिंग और बाकी दो बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने सुराग समझ लिया, खड़े हो गए और पीछे हट गए। जब नांगोंग लिंग चली गई तो उसने खुद से कहा, सावधान रहना। हालांकि झाओ वान्यू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में भावना और चिंता असली थी। लगता है जब तक आप ताबूत नहीं देख लेंगे तब तक आप एक आंसू भी नहीं बहाएंगे। ज़ुलुओ की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। मैंने कबीले का लीडर बार बार रियायतें दी हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं आसान हूं? अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं, मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। चाहे तुम मरो या घायल हो जाओ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। झाओ फेंग की बातें सुनकर ज़ुलुओ ने तुरंत कहा, घमंडी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने अपनी लंबी तलवार लहराई, उसे अपने सामने सीधा रखा, उसकी उंगलियां तलवार को छू रही थीं। एक हैरान करने वाला सीन सामने आया। जहां भी उसकी उंगलियां छूती वहां तुरंत बर्फ जम जाती। पलक झपकते में ज़ुलुओ के हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी, जिससे बहुत ही ठंडी आभा निकल रही थी। अलावा उसका शरीर भी मांस और बर्फ का मिश्रण लग रहा था। आइस ब्लड लाइन। नांगोंग वूजी की नजर तेज हुई, फिर झाओ फेंग पर पड़ी। क्या यह बच्चा सच में इतना परेशान करने वाला है कि उसने ज़ुलुओ को अपनी ब्लड लाइन पावर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया? मैदान पर मौजूद बाकी लोग भी हैरान दिखे। ब्लड लाइन कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग बहुत कम होते हैं। 1000 मार्शल आर्टिस्ट में भी शायद एक भी न हो। बीच की ब्लड लाइन, फ्रॉस्ट ब्लड लाइन का तो जिक्र ही नहीं। यह कहना सही होगा कि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। मैदान पर एकमात्र शांत व्यक्ति ली युआनी थे। वह ज़ुलुओ की सुरक्षा के 19वें रक्षक थे और उनकी ताकत एक मार्शल सम्राट के हैरान करने वाले लेवल तक पहुंच गई थी। जब ज़ुलुओ ने अपनी ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल किया तो उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाया, लेकिन झाओ फेंग की तरफ उसकी नजर में मजाक का हल्का सा भाव था। भले ही तुम्हारे पास 7 स्टार मार्शल वेनरेबल की कल्टीवेशन हो, फिर भी तुम फ्रॉस्ट ब्लड लाइन के नीचे बर्फ के टुकड़ों में जम जाओगे। यह एक मिड लेवल ब्लड लाइन का बिना ब्लड लाइन वाले मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ सपरेशन है। उनके विचार में अगर ज़ुलुओ अपनी ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल करती तो झाओ फेंग पक्का मर जाता। असल में वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने ऐसा ही सोचा, क्योंकि अपनी ब्लड लाइन पावर के रिलीज होने के साथ ज़ुलुओ का ऑरा 9 स्टार मार्शल वेनरेबल से 9 स्टार मार्शल वेनरेबल के पीक तक पहुंच गया और यहां तक कि हाफ एम्परर के लेवल तक पहुंच गया, जो मार्शल एम्परर के लेवल के बहुत करीब था। वह सचमुच सम्राट वू के राज में अजय था। आसपास के लोगों की हैरानी को महसूस करते हुए ज़ुलुओ जीत की खुशी में हंसा, देखा, यही हमारे बीच का फर्क है। तुम इस राजकुमार का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या आप तैयार हैं? झाओ फेंग ने शांति से कहा, मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ज़ुलुओ ने झाओ फेंग को बेरुखी से देखा, यह सच में बहुत परेशान करने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम मेरे विरोधी बन सकते हो? झाओ फेंग ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने मायरियर फीनिक्स तलवार को दूर रख दिया। अर्थ क्या है? झाओ फेंग की हरकतों से भीड़ हैरान थी और अंदाजा लगा रही थी, क्या वह हार मानना चाहता है? मैंने आपके लिए कुछ बहुत दिलचस्प काम सोचा है। बोलते हुए उसने धीरे से कुंजी भिप निकाला। ज़ुलुओ ने उस पर नजर डाली, लेकिन उसे खजाने में कुछ खास नहीं दिखा। लेकिन जब उसने उसे दोबारा देखा तो वह चौंक गई। एक और स्वर्ग का खजाना। जाहिर तौर से उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ फेंग के पास 2 दुर्लभ खजाने होंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ज़ुलुओ ने कुंजी भिप को घूरा और जोर से हंस पड़ी, उसकी आंखों में साफ लालच दिख रहा था। इस तलवार का नाम स्नो साइलेंस है। अगर आप इसका असली रूप देख लें, तो अगर आप मर भी जाएं, तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा। ज़ुलुओ ने अपनी बर्फीली तलवार उठाई और शांति से बोली, इस चाबुक को कुत्ते को मारने वाला चाबुक कहते हैं। झाओ फेंग ज्यादा कुछ नहीं बोलते, लेकिन वे कुछ ही शब्दों से लोगों को गुस्सा दिला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अभी तुम यही मांग रहे हो। ज़ुलुओ की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जैसे ही ज़ूजी की तलवार कांपी, वह धुंधला हो गया और बिजली की रफ्तार से झाओ फेंग की ओर दौड़ा। झाओ फेंग ने ज़ुलुओ को चुपचाप अपनी ओर आते देखा, बिना अपनी बेकाबू दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किए। उसने बस ज़ुलुओ को अपनी ओर आते देखा और उसके होठों पर ठंडक और बढ़ गई। आखिरकार जब तलवार की रोशनी झाओ फेंग से 3 झान से भी कम दूरी पर थी, तो झाओ फेंग ने अपनी चाल चली। चाबुक के एक झटके से कुंजी एक फुर्तीले, पतले सांप में बदल गया और ज़ुलुओ के चारों ओर लिपट गया। ज़ुलुओ ने देखा भी नहीं और अपनी तलवार घुमाई। तलवार की रोशनी, जिसमें एक अजीब सी ठंडक थी, नीचे गिरी और तुरंत लंबे कोड़े का सिरा जम गया। अब देखते हैं तुम कैसे लड़ते हो। यह सोचते हुए ज़ुलुओ की तलवार की रोशनी तेज हो गई और झाओ फेंग की छाती की ओर बढ़ गई। ज़ूजी झाओ फेंग के सीने में धंस गई और ज़ुलुओ के होठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई।
झाओ फेंग, जिसे जूजी की तलवार से वार किया गया था, तेज हवा के झोंके के साथ अचानक गायब हो गया। आफ्टर इमेज, जू लुओ की नजरें तेज हो गईं। उसका असली रूप कहाँ चला गया? यह इसी समय हुआ। दोनों कुत्तों को कोड़े मारो। एक ठंडी आवाज तेज हवा के झोंके के साथ उसके कानों में गूंजी। जू लुओ अचानक घूमी, स्नो साइलेंस स्वॉर्ड निकाली और उसके पीछे वार किया। लेकिन यह एक गलत अनुमान था। तेज हवा का झोंका उसके शरीर के जरूरी हिस्सों पर नहीं, बल्कि उसके पैरों पर लगा। टकराना। हालांकि उसके पैर बर्फ के टुकड़ों से ढके हुए थे जो उन्हें बचा रहे थे, लेकिन जैसे ही चाबुक ने उन्हें छुआ, उसके होश उड़ गए। जू लुओ लड़खड़ाया, कोड़े से लगभग गिर ही गया। धत तेरे की। जू लुओ की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, झाओ फेंग ने फिर हमला कर दिया। चैप्टर 217 स्नोड्रिफ्ट स्वॉर्ड टेक्निक। कुत्ते के सिर पर कोड़ा मारो। लंबा कोड़ा जू लुओ के सिर की ओर गिरा। जू लुओ हैरान रह गया। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? वह सोच भी नहीं सकता था कि झाओ फेंग, जो एक मामूली 5 स्टार मार्शल वेनरेबल है, उसकी स्पीड उससे भी ज्यादा कैसे हो सकती है। लेकिन अब उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। तेज हवा पहले से ही उसके सिर की ओर बढ़ रही थी। उसने अचानक रोकने के लिए अपनी तलवार उठा ली। नहीं। ली युआनी, जो चुपचाप शराब पी रहा था, यह दृश्य देखकर थोड़ा सा उदास हो गया। वास्तव में हवा का तेज झोंका जू लुओ के सिर पर नहीं लगा, बल्कि उसके हाथ से जूजी की तलवार उड़ा ले गया। स्नो साइलेंस स्वॉर्ड खोने के बाद जू लुओ को भी एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसने झाओ फेंग को ठंडी नजरों से देखा। उसकी आवाज में जानलेवा इरादे थे। तुमने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की। लड़ाई में बेकार की बकवास का समय नहीं होता। अपने कदमों पर ध्यान रखें। झाओ फेंग ने मुंह बनाया और वहां से गायब हो गया। जू लुओ की नजर तेज हो गई और उसे झाओ फेंग की स्पीड का नया अंदाजा हुआ। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और एक और तलवार निकाल ली। इस तलवार की शक्ति स्नो साइलेंस तलवार से कम है, लेकिन यह अभी भी सभी के लिए एक दुर्लभ खजाना है। जैसा कि स्नोफील्ड साम्राज्य के राजकुमार से उम्मीद की जाती है, उसके पास बहुत सारे खजाने हैं। हर तरफ से हंसी आ रही थी। बर्फ चुपचाप गिरती है और सभी बदलावों पर बिना डटे शांति से प्रतिक्रिया करती है। कुल मिलाकर उनका टैक्टिकल तरीका कोई प्रॉब्लम वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने एक बात को नजरअंदाज कर दिया। जब से उसकी तलवार छीन ली गई है, उसकी सोच में छोटे मोटे बदलाव आए हैं। इस समय वह बस तलवार वापस पाना और अपनी शर्म मिटाना चाहता था। बदला लेने की इतनी तीव्र इच्छा के कारण अपने विरोधी का शांति से सामना करना असंभव हो जाता है। इससे आप विरोधी के बिछाए जाल में फंस सकते हैं। संभाल कर उतरें। झाओ फेंग का नोटिफिकेशन फिर से आया। जैसे ही बर्फ गिरी, उसने अपने आप अपना सिर नीचे कर लिया। उसी समय हवा का एक तेज झोंका उसकी पीठ से टकराया। जू लुओ ने मजाक उड़ाया, यह एक बेकार चाल है। क्या तुम सोच रहे हो कि इससे मैं बेवकूफ बन सकता हूं? वह अचानक घूमा और अपने पीछे तेज हवा की तरफ तेजी से बढ़ा, जैसे वह पहले से तैयार था। हाँ, झाओ फेंग ने मजाक में कहा, कितना घमंडी मूर्ख है। चाबुक की तेजी एक पल के लिए रुकी, फिर वह जू लुओ के पैरों की तरफ तेजी से बढ़ा। क्या? जू लुओ चौंक गया। उस समय उसने बस मुड़कर तलवार से वार किया था और वह इस वार का मुकाबला करने में पूरी तरह असमर्थ था। एक धमाके के साथ बर्फ के टुकड़े बह गए। उसके पैरों के कपड़े फटे हुए थे, जिससे उसकी जांघों के नीचे का चमकदार लाल अंदरूनी कवच दिखाई दे रहा था। धत तेरे की, बड़ी ताकतें तो कुछ और ही होती हैं, वे तो हथियारों से लैस हैं। लेकिन तुमने लाल अंडरवियर क्यों पहना है? झाओ फेंग ने जू लुओ के चमकीले लाल कवच की ओर इशारा किया और उसका मजाक उड़ाया। यह सीन देखकर दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वे जोर से हंसना चाहते थे, लेकिन जब उनकी नजर जू लुओ की जानलेवा नजरों से मिली तो वे अपनी हंसी रोकने में कामयाब रहे। लाल अंडरवियर भी एक खजाना है। यह सच में क्लैन लीडर के तौर पर मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। झाओ फेंग ने लाल अंडरवियर पर नजर डाली और कुछ आश्चर्य से कहा। उसके कोड़े की ताकत एक आम मार्शल वेनरेबल को मारने के लिए काफी थी। हालांकि जब यह जू लुओ के साथ हुआ तो उसे केवल कुछ मामूली चोटें आईं। हालांकि लाल अंडरवियर से ढका हुआ हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित था। लाल अंडरवियर की बचाव करने की क्षमता साफ है। बेटे, तुमने मुझे पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया है। मैं कसम खाता हूं कि जब तक मैं तुम्हें मार नहीं दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। स्नो रीजन एम्पायर के 13वें राजकुमार जू लुओ को पहले कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ी थी। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और उनमें जान से मारने का डरावना इरादा भर गया। 13वां राजकुमार, जैसे ही ली युआन ने कहा, वह जू लुओ के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। 13वें राजकुमार ने धीरे धीरे अपना आपा वापस पाया, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक कम नहीं हुई, बल्कि वह और बढ़ गई। वह बूढ़ा आदमी। झाओ फेंग ने ली युआनी की ओर देखा। वह साफ तौर पर नाराज था। उसे हैरानी हुई जब उसने ली युआनी की तरफ देखा तो ली युआनी ने भी उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चेतावनी थी। झाओ फेंग हैरान रह गया। उसने तुरंत उपहास किया। जब कोई तुम्हें धमकाता है तो तुम उम्मीद करते हो कि मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। आप क्या बकवास बात कर रहे हैं?
भले ही तुम स्नोफील्ड एम्पायर के राजकुमार हो, एक सातवेंटियर की ताकत हो, अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो भी मैं तुम्हें हरा दूंगा। झाओ फेंग दिल से घमंडी नहीं था, लेकिन राक्षस देवता तू सेन को देखने के बाद उसमें निडरता आ गई। अगर स्वर्ग मुझे मारना चाहे तो मैं स्वर्ग को मार डालूंगा, अगर पृथ्वी मुझे खाना चाहे तो मैं पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। उनके हिसाब से देवताओं से डरना नहीं चाहिए और वे ताकतवर ताकतें उन्हें झुका नहीं सकती, क्योंकि वह स्वर्ग को चुनौती दे रहा था और किसानों पर हमला कर रहा था। वह सिर्फ अपने दिल की सुनता था और सिर्फ खुद का आदर करता था। इस बार ज़ूलुओ ने अपना सबक सीखा और कुछ भी बुरा नहीं कहा। इसके बजाय उसने झाओ फैंग की हर हरकत पर ध्यान से नजर रखी और तुरंत रिएक्ट किया। उसका कल्टीवेशन लेवल पहले से ही झाओ फेंग से ज्यादा था और उसके हाई अलर्ट पर होने की वजह से झाओ फेंग के लिए उसे हराना आसान काम नहीं होगा। झाओ फेंग अपने हाथ में बर्फ की तलवार से खास तौर पर परेशान था, जो पूरी तरह से खून की ताकत से बनी थी। बर्फ की तलवार बहुत सख्त होती है और इसे तोड़ना मुश्किल होता है। अगर यह टूट भी जाए तो इसे फिर से बनाया जा सकता है। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो एक तरफा होनी चाहिए थी। खेल एक ठहराव पर पहुंच गया है। तथापि नांगोंग वूजी समेत वहां मौजूद दर्शकों में बेसब्री का कोई लक्षण नहीं दिखा। इसके बजाय उन्होंने इसे बड़ी दिलचस्पी से देखा। आखिरकार उनके इस तरह के हाई लेवल मार्शल वेनेरेबल्स के बीच लड़ाई देखने के चांस अभी भी बहुत कम हैं। तुम कुछ खास नहीं हो। यह देखकर कि झाओ फेंग आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ज़ूलुओ ने मजाक उड़ाया। इस सारे हंगामे के बाद इसे खत्म करने का समय आ गया है। चलो मैं तुम्हें अपने स्नोफील्ड एम्पायर की असली तलवारबाजी दिखाता हूं। जैसे ही ज़ूलुओ ने बोलना खत्म किया, उसके चारों ओर पहली बर्फ की तलवार दिखाई दी, उसके बाद तीसरी, चौथी। बर्फ की तलवारों की संख्या तब तक बढ़ती रही जब तक कि वह 9वीं तलवार तक नहीं पहुंच गई और आखिर में रुक गई। लेकिन ज़ूलुओ, जिसने लगातार 9 बर्फ की तलवारें जमा कर ली थीं, पीला पड़ गया था और उसके शरीर पर खून नहीं था। यह तो साफ है, इतने बड़े पैमाने पर ब्लडलाइन पावर का इस्तेमाल उनके लिए बहुत भारी बोझ था। 9 बर्फ की तलवारें, वह क्या करना चाहता है? इस बात से हर कोई हैरान था। बस ली युआन की नजर थोड़ी तेज हुई, जैसे उसने कुछ सोचा हो। स्नोड्रिफ्ट स्वॉर्ड टेक्निक। वास्तव में ज़ूलुओ के अगले एक्शन ने ली युआनी के अंदाजे को कंफर्म कर दिया। उसके पास 9 बर्फ की तलवारें जमा हो गईं और उसके हाथ के एक इशारे से वे सभी झाओ फेंग की ओर बढ़ गईं। फोरना! ज़ूलुओ की अचानक एक ठंडी चीख निकली, जो 9 बर्फ की तलवारों से आ रही थी, जो अभी भी झाओ फैंग से कुछ दूरी पर थीं। यह तुरंत टूट गया। बर्फ का हर टूटता हुआ टुकड़ा एक तेज तलवार की तरह था, जो झाओ फेंग की ओर बढ़ रहा था। उस समय ये बर्फ के टुकड़े आसमान से गिरते हुए बर्फ के टुकड़ों जैसे लग रहे थे, जिनसे एकदम सफेद सुंदरता दिख रही थी। तथापि इस खूबसूरती के नीचे एक खौफनाक जानलेवा इरादा छिपा है। पलक झपकते ही मैदान पर सभी के हाव भाव एकदम बदल गए। यहां तक कि नांगोंग वूजी की आंखें भी हैरानी से चमक उठीं। उसने सोचा कि अगर यह चाल उस पर इस्तेमाल की गई तो वह जरूर बच जाएगा। वहां बर्फ के बहुत सारे टुकड़े थे, आप चाहे कितनी भी तेजी से चलें, आप उन सबसे बच नहीं सकते थे। और इसलिए भीड़ की हांफने और आहों के बीच अनगिनत टूटे हुए बर्फ के टुकड़ों का तेज जाल झाओ फेंग पर आ गिरा। पलक झपकते ही इसके बाद उन्होंने झाओ फेंग को पूरी तरह से जाल में फंसा लिया। जब आप इस राजकुमार को नाराज करते हैं तो यही होता है। ज़ूलुओ की नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं और वह ताना मार रही थी। क्या आप जानते हैं कि मालिकों और कर्मचारियों को नाराज करने के क्या नतीजे होते हैं? टूटे हुए बर्फ की तलवार के जाल के अंदर से एक अलग आवाज आई। अध्याय 218 3 चालें। क्या? इतना सब होने के बाद भी वे जिंदा हैं? हर कोई अवाक रह गया। ऐसा नहीं था कि मैं झाओ फेंग को कोस रहा था, लेकिन मेरे सामने का सीन बहुत ही अविश्वसनीय था। उनका मानना था कि अगर टूटी हुई बर्फ की धार झाओ फांग की जगह भीड़ पर निशाना साधी गई होती। डर लगता है कोई भी जीवित नहीं बचा। वो लड़का! ज़ूलुओ ने अपनी आंखें छोटी कर लीं, उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव आ गया। इससे पहले कि वह दुश्मन को खत्म कर पाता, उसने एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य देखा। यह मैदान पर मौजूद सभी लोग हैरान थे, उनकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। आइस शैटरिंग स्वॉर्ड और स्वॉर्ड नेट असल में धीरे धीरे घूम रहे हैं। वास्तव में झाओ फेंग को घेरे हुए टूटी हुई बर्फ की तलवारों का जाल असल में एक जगह पर था। इस समय यह धीरे धीरे पूरब से पश्चिम की ओर घूमने लगा, जैसे ताई ची सर्कल हो। जैसे जैसे घूमने की स्पीड बढ़ी, टूटे हुए बर्फ की तलवार के जाल के पीछे अनगिनत चाबुक की परछाइयां सबके सामने आ गईं। उसने बर्फ तोड़ने वाली तलवार के जाल को रोकने के लिए इन चाबुक की परछाइयों का इस्तेमाल किया और चाबुक की हरकत से वह बर्फ तोड़ने वाली तलवार के जाल को इधर उधर करने में कामयाब रहा। यह काम आसान लगता है, लेकिन इसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। ज़ूलुओ से ज्यादा ताकत के बिना उसके टूटे हुए बर्फ तलवार के जाल को कंट्रोल करना नामुमकिन है। झाओ फेंग, तुम क्या करना चाहते हो? अचानक किसी ने जिज्ञासावश एक सवाल पूछा। ली युआन ने टूटी हुई बर्फ की तलवारों के धीरे धीरे घूमते जाल को देखा, फिर अचानक उसकी नजर तेज हो गई और वह ज़ूलुओ पर चिल्लाया, 13वें राजकुमार, जल्दी से पीछे हटो।
ली युआनी के याद दिलाए बिना भी जू लुओ को खतरे का एहसास हुआ, खासकर दिल की हलचल। इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया। वह उस इलाके से दूर जाना चाहता था जहां शैटर्ड आइस वॉर्ड नेटवर्क था। बहुत देर हो गई। टूटी हुई बर्फ की तलवार के जाल से एक ठंडी आवाज आई। धीरे धीरे घूमती हुई टूटी हुई बर्फ की तलवार हालांकि एक जंगली घोड़े की तरह थी जो अपनी लगाम से आजाद हो गया था और पहले से कई गुना तेज रफ्तार से जू लुओ की ओर झपटा। बर्फ काफी तेजी से गिर रही थी, लेकिन बिजली की तरह गिरने वाली इन बर्फ तोड़ने वाली तलवारों की तुलना में यह कई गुना धीमी थी। पलक झपकते में जू लुओ के शरीर में हजारों टूटी हुई बर्फ की तलवारें धंसी हुई थीं। वह एक हेजहॉग की तरह था। उसके शरीर से खून बहने लगा, जिससे बर्फ की टूटी हुई तलवारें लाल हो गईं। लेकिन वह तुरंत नहीं मरा। जरूरी पल में जू लुओ ने अपनी ब्लडलाइन पावर का इस्तेमाल करके टूटी हुई बर्फ की तलवार का आधा हिस्सा अपने शरीर में सोख लिया। अन्यथा भले ही उसके पास मार्शल सम्राट की साधना हो, फिर भी वह इस समय गंभीर रूप से घायल होगा। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। जू लुओ की आंखों में गहरा डर छा गया। जो मारेगा उसे दूसरे मारेंगे, झाओ फेंग ने बेपरवाही से कहा, और उसके लहजे और हाव भाव से लग रहा था कि वह सच में जू लुओ से छुटकारा पाना चाहता था। आप जैसे ही जू लुओ ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा दर्द वाला हो गया। 13वां राजकुमार। ली युआनी अब और शांत नहीं बैठ सका। उसने सोचा था जूशी की काबिलियत से वह झाओ फेंग से आसानी से निपट पाएगी, लेकिन नतीजा। हालांकि जू लुओ को झाओ फेंग ने बुरी तरह पीटा। झाओ फेंग, जिसके पास सिर्फ एक 5 स्टार मार्शल वेनरेबल जितनी ही साधना थी, न सिर्फ सुरक्षित था बल्कि पूरी लड़ाई के दौरान उसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ली युआनी ने अपना हाथ घुमाया और एक गोली निकाली जिसमें से तेज दवा वाली शक्ति निकल रही थी, और जू लुओ को उसे खाने को कहा। अमृत लेने के बाद जू लुओ की कमजोर रफ्तार धीरे धीरे कम हो गई और उसमें ठीक होने के संकेत दिखने लगे। इसके जवाब में झाओ फेंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि ली युआनी ने जू लुओ को एक हाई ग्रेड जुआन लेवल हीलिंग पिल दी थी। इतना शानदार असर गलत नहीं है युवक, यह तो बस एक दोस्ताना झगड़ा था, तुम बहुत आगे निकल गए। ली युआन ने झाओ फेंग को देखा और ठंडे स्वर में कहा, सीनियर, आपने यह सब देखा। क्या आपको सच में लगता है कि मैं बेरहम था? झाओ फेंग ने एक सवाल के साथ जवाब दिया। ली युआन ने भौहें चढ़ाई। अगर मैं आज सिर्फ एक 5 स्टार मार्शल वेनरेबल होता तो शायद अब तक एक लाश बन चुका होता। क्या यही वो स्पैरिंग है जिसकी आप बात कर रहे हैं, सीनियर? झाओ फेंग की आंखों में मजाक भरा हुआ था। कोई बात नहीं, इस बार आप बहुत बेरहम हो गए हैं। स्नोफील्ड एम्पायर बाहरी लोगों को शाही परिवार के किसी सदस्य को इस तरह पीटने की इजाजत नहीं देगा। ली युआन ने झाओ फेंग को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, उसे मार डालो। गोली लेने के बाद जू लुओ की जान बच गई, लेकिन झाओ फेंग से हारना उसके लिए अब भी मुश्किल था। बोलते समय उसकी आवाज भारी और जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। ली युआन बिना किसी भाव के बस धीरे धीरे खड़ा हो गया। उनके शरीर से एक बहुत शक्तिशाली शाही आभा निकल रही थी। 3 सितारा मार्शल सम्राट। झाओ फेंग की नजरें तेज हो गईं और वह ली युआनी को ध्यान से देखने लगा। ली युआनी का ऑरा उस दिन के कुबड़े बूढ़े आदमी से कहीं ज्यादा मजबूत था। तुमने कुछ समझ है? अगर तुमने 13वें राजकुमार को चोट नहीं पहुंचाई होती तो यह बुजुर्ग तुम्हें स्नोफील्ड एकेडमी में ले आता। लेकिन अब यह अफसोस की बात है, ली युआनी ने इमोशनल होकर कहा। स्नोई रीजन एकेडमी। नांगोंग वूजी हैरान रह गए और उन्होंने ली युआनी को जलन से देखा। झाओ फेंग ने इस एकेडमी के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन अगर नांगोंग वूजी जैसा चालाक बूढ़ा आदमी भी इतनी जलन दिखा सकता है तो स्नोफील्ड एकेडमी जरूर बहुत बढ़िया होगी। मैं सिर्फ सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था। अगर आप मुझे बुली करना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं मरते दम तक लड़ूंगा। झाओ फेंग ने ली युआनी को बहुत मजबूती से देखा, जरा भी डटा नहीं। अगर वह अपने विरोधी से लड़ता है तो उसके जीतने का कोई चांस नहीं है। आखिरकार दूसरी पार्टी मार्शियल एम्परर लेवल की एक्सपर्ट थी, लेकिन उसके पास कुछ तुरुप के पत्ते भी हैं। अगर वह उनका इस्तेमाल करे तो इस आदमी को मारना बहुत आसान होगा। केवल उस चीज का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है और उसे ली युआनी पर बर्बाद करना दुख की बात होगी। हे, तुम में हिम्मत है। ली युआनी हंसे, लेकिन इतनी छोटी मोटी बात मेरे किसी काम की नहीं है। बेशक मैं, ली युआनी, कमजोर लोगों को डराने धमकाने जैसा काम कभी नहीं करूंगा, लेकिन तुमने 13वें राजकुमार को मारने के लिए इतनी हद तक कोशिश की और लगभग कर ही दिया था, जिससे मैं गलत हालत में पड़ गया। यह कर्ज चुकाना होगा। ली युआन हल्के से हंसा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या जानलेवा इरादा नहीं था, जिससे यह बताना नामुमकिन था कि वह क्या सोच रहा था। झाओ फेंग चुप रहा। दूसरी तरफ नांगोंग लिंग नांगोंग वूजी के पास गया और उससे कुछ सलाह मांगी। नांगोंग वूजी की आंखें हल्की सी झपकीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यह देखकर नांगोंग लिंग ने बहुत निराश भाव दिखाया। आप इसे कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं? झाओ फेंग ने बिना किसी भाव के पूछा। यह बहुत आसान है।
ली युआन मुस्कुराया, उसकी मुस्कान अब भी पहले की तरह ही कोमल थी, बिना किसी तीखेपन के। अगर तुम मेरे 3 बार झेलकर बच गए तो यह मामला सुलझ गया माना जाएगा। फुस। इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया। हे भगवान, झाओ फेंग और सीनियर ली के बीच का अंतर देखते हुए 3 पाम स्ट्राइक तो छोड़िए, वह 1 पाम स्ट्राइक भी नहीं झेल सका। यह एक सुपर अस्तित्व है, एक 3 स्टार मार्शल सम्राट। हाँ, भले ही झाओ फेंग आधा सम्राट हो, वह 3 बार भी नहीं झेल सकता। उसे तो छोड़ ही दो जो सिर्फ एक 5 स्टार मार्शल वेनरेबल है। सबने अपना सिर हिलाया, यह मानते हुए कि झाओ फेंग बर्बाद हो गया। यह सुनकर ज़ुलुओ के होठों पर एक शांत ठंडी मुस्कान आ गई। मुझे लगता है कि मुझे इस मामले को मना करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप नहीं चाहते कि स्नोफील्ड एम्पायर इस मामले में आपके परिवार को फंसाए, तो बेहतर होगा कि आप इस बुजुर्ग की शर्तें मान लें। यह सुनकर झाओ फेंग चुप हो गया। मैदान पर सभी की निगाहें उन पर टिकी थीं। एक पल का मौन। झाओ फेंग ने ऊपर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं स्वीकार करता हूं। चैप्टर 219 दबदबा रखने वाला झाओ फेंग। झाओ फेंग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नांगोंग लिंग का चेहरा एकदम बदल गया और उसने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। नांगोंग वूजी ने डांटा, लिंगर, तुम क्या कर रहे हो? अपनी जगह याद रखो। नांगोंग लिंग एकदम खड़ी हो गई, उसके चेहरे पर दर्द और संघर्ष का भाव था। लिंगर, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। झाओ फेंग ने नांगोंग लिंग को देखा, उसके दिल में एक गर्माहट महसूस हुई और वह धीरे से हंस पड़ा। तब उसकी नजर नांगोंग वूजी पर पड़ी। उसकी शांत नजर ने नांगोंग वूजी के दिल की धड़कनें तेज कर दी और उसे आने वाले खतरे का एहसास हुआ। नांगोंग वूजी ने तुरंत त्योरियां चढ़ाई और झाओ फेंग को गहरी नजर से देखा। झाओ फेंग ने अपनी ताकत दिखाई, खासकर प्रिंस ज़ुलुओ के खिलाफ लड़ाई में। हालांकि इसमें कुछ चालबाजी भी शामिल थी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि झाओ फेंग भी बहुत ताकतवर है। अगर दोनों के बीच ताकत का अंतर इतना ज्यादा न होता तो झाओ फेंग चाहे कितनी भी धोखा देने की कोशिश करता, वह यह हासिल नहीं कर पाता। यह ठीक इसी समझ के कारण है। नांगोंग वूजी के दिल में घबराहट पैदा हो गई। झाओ फेंग की ग्रोथ बहुत तेज और बहुत तेज थी। इससे पहले कि वे कुछ रिएक्ट कर पाते, वे बहुत पीछे छूट गए। अगर हमने अभी इसे शुरू में ही नहीं रोका, तो जब वह पूरी तरह बड़ा हो जाएगा, तो ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम में नंबर 1 परिवार का टाइटल शायद झाओ परिवार को मिल जाएगा। नांगोंग वूजी यह बर्दाश्त नहीं कर सका। झाओ फेंग से जलन के कारण जब झाओ फेंग ली युआनी के खिलाफ लड़ रहा था, तो उसने बीच बचाव नहीं किया। यहां तक कि वे कोई शो करने को भी तैयार नहीं थे। उन्हें उम्मीद थी कि ली युआनी झाओ फेंग को मार देगा। हम सीनियर ली युआनी एक 3 स्टार मार्शल एम्परर हैं। वह इस बदमाश को एक ही हथेली के वार से आसानी से मार सकते हैं। एक बार यह बदमाश मर गया तो झाओ कबीला रेत के ढेर की तरह बिखर जाएगा। मेरा नांगोंग परिवार उन्हें जैसे चाहे वैसे मिला सकता है। जब 3 बड़े परिवारों में से सिर्फ 2 ही बचेंगे, तब नांगोंग परिवार के लिए ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम पर राज करने का समय होगा। नांगोंग वूजी की आंखों में महत्वाकांक्षा नाम की एक रोशनी चमक रही थी। झाओ फेंग की नजर नांगोंग वूजी पर ज्यादा देर तक नहीं टिकी और फिर ली युआनी पर चली गई। बच्चे, क्या तुम तैयार हो? ली युआन ने शांति से पूछा। प्लीज मुझे समझाइए सीनियर। झाओ फेंग ने अपने हाथ हल्के से जोड़ लिए। अच्छा, ली युआनी चिल्लाया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, झाओ फेंग की नजरें तेज हो गईं, लेकिन ली युआनी का शरीर पहले ही वहां से गायब हो चुका था। उसे रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और वह कुछ करने वाला था। अचानक एक ताकतवर सेना निकली जो पहाड़ जितनी भारी और ताकतवर थी, फिर भी हमला करते समय सांप जितनी फुर्तीली थी। झाओ फेंग की उससे बचने की कोई भी कोशिश उसे रोक नहीं पाई। एक जोरदार धड़ के साथ झाओ फेंग की छाती पर जोरदार वार हुआ, खून की उल्टी हुई और वह पीछे की ओर उड़ गया। पलक झपकते ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदरूनी अंग अस्तव्यस्त हो गए हैं और उसका शरीर अनगिनत टुकड़ों में फट रहा है। आखिरकार रुकने से पहले उसे 10 फीट से ज्यादा पीछे धकेला गया, लेकिन उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। झाओ फेंग ने अपनी छाती पर हथेली के निशान को छुआ, एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जैसा कि एक 3 स्टार मार्शल सम्राट से उम्मीद की जाती है, न केवल उसकी स्पीड बहुत तेज है, बल्कि उसकी हथेली की ताकत भी कमाल की है। उन्हें क्या पता था कि ली युआन झाओ फेंग से भी ज्यादा परेशान था। उसकी हथेली के वार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि एक आम 1 स्टार मार्शल सम्राट भी उसका सामना नहीं कर पाता। झाओ फेंग, जो एक मामूली मार्शल वेनरेबल थे, ने न सिर्फ हमले का सामना किया बल्कि मजबूती से खड़े भी रहे। सिर्फ उनकी इसी काबिलियत से यह साबित होता है कि ज़ुलुओ पर उनकी जीत कोई इत्तेफाक नहीं थी। अगर झाओ फेंग को ली युआनी के विचार पता होते तो वह जरूर खुद को बहुत लकी महसूस करता। बैक्सिया ब्लडलाइन के साथ मिलने के बाद उसे न केवल एक प्रोटेक्टिव आर्मर मिला, यहां तक कि उसकी शारीरिक ताकत भी उसके खून की ताकत से कम हो गई, जिससे वह बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया। अन्यथा अगर उस वार से उसकी मौत नहीं भी हुई होती तो भी वह गंभीर रूप से घायल हो गया होता। चीफ, आप ठीक हैं? दोनों बुजुर्गों झाओ वान्युए और झाओ फेंग दोनों के हाव भाव एकदम बदल गए। उन्होंने दोनों तरफ से झाओ फेंग का साथ दिया, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे।
झाओ फेंग ने हाथ हिलाया, उसकी नजर ली युआनी पर टिकी थी, उसका लड़ने का जोश भड़क रहा था। मैंने अभी अभी उस हथेली के वार में अपनी ताकत का सिर्फ 30 इस्तेमाल किया है। क्या तुम सच में जारी रखना चाहते हो, या तुम परिवार को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो? ली युआनी ने झाओ फेंग को आधी मुस्कान के साथ देखा। उसकी ताकत का 30%। झाओ फेंग की नजरें तेज हो गईं। अगर उसकी 30 ताकत भी इतनी डरावनी है तो वह अगले 2 हथेली के वार कैसे झेल पाएगा? लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने बस इतना कहा, चलो। कहा जा रहा है। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, झाओ फेंग ने तुरंत लेवल 1 बरसर्क को एक्टिवेट कर दिया और अपने सामने एक डिफेंसिव शील्ड बनाने के लिए 9 स्टार मार्शल वेनरेबल की पावर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा फिजिकल डिफेंस भी दिया जाता है। यह दो तरफा तरीका जरूर ज्यादातर असर को कम कर देगा। फिर भी तुम मेरे दूसरे वार का सामना नहीं कर सकते, ली युआनी ने हंसते हुए कहा। दूसरे पाम स्ट्राइक की स्पीड पहले वाले के मुकाबले बहुत धीमी थी। झाओ फेंग नंगी आंखों से एयरक्राफ्ट का रास्ता देख सकता था, लेकिन उसे हैरानी हुई कि वह फिर भी खुद को रोक नहीं सका। टकराना। ली युआनी की हथेली आसानी से डिफेंसिव बैरियर को तोड़कर एक बार फिर झाओ फेंग की छाती पर लग गई। झाओ फेंग का शरीर अचानक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उछला और दरवाजे के पास वाली दीवार से टकरा गया। वह दीवार में धंस गया और बिना हिले डुले पड़ा रहा, जैसे मर गया है। उसे यही सजा मिली। अपने मार्शल वेनेरेबल दायरे के साथ उसने सीनियर ली से मुकाबला करने की हिम्मत की। वह सच में मौत को बुला रहा है। तुम ओवर कॉन्फिडेंट बेवकूफ, अब तुम जानते हो कि हमेशा तुमसे ज्यादा काबिल लोग होते हैं और आसमान हमेशा स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। दुर्भाग्य से उसे अपने कामों पर सोचने का कभी मौका नहीं मिलेगा। झाओ फेंग को एक ही झटके में दीवार से टकराने के बाद मजाकिया हंसी का एक कोरस गूंज उठा। बोलने वाला व्यक्ति। उनमें से ज्यादातर ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम के राजकुमार और अमीर लोग थे। उनके जैसे लोग जो खुद को अमीर मानते थे, झाओ फेंग को नीची नजर से देखते थे, जो एक गवार जैसा नया अमीर था। मैं उसकी ताकत को लेकर सावधान था और उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब उसकी मौत देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए और उसका मजाक उड़ाने लगे। चुप रहो। झाओ वान्यू का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था और उसने बोलने वालों को गुस्से से घूरा। हालांकि वे लोग अमीर परिवारों से थे, लेकिन उनकी खेती का लेवल ज्यादा नहीं था। झाओ वान्यू के चिल्लाने के बाद उनके चेहरे पीले पड़ गए। सब लोग बस यूं ही कह रहे थे, एल्डर झाओ बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं। नांगोंग परिवार के एक बुजुर्ग जो 4 स्टार मार्शल वेनरेबल थे, ने बात की। ऐसा लगा जैसे वे आम बात कर रहे थे, लेकिन असल में वे झाओ वान्यू से सवाल कर रहे थे। और उन्होंने फिर भी झाओ वान्यू को सबके विपरीत दिशा में धकेल दिया। ऐसे बुरे इरादे उस आदमी की बुराई दिखाते हैं। नांगोंग वूजी मुस्कुराते हुए बैठे रहे, बिना एक शब्द बोले सब कुछ समझ रहे थे। उनके इस व्यवहार से उन लोगों का घमंड और बढ़ गया जो झाओ को हटाना चाहते थे। एक पल में कई परिवारों ने झाओ वान्युए पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिससे साफ पता चला कि वे उसे पब्लिक एनिमी मानते हैं। अचानक चु परिवार, जो हमेशा झाओ फार्म से नाराज रहता था, पूरी तरह चुप रहा। वह बस बेपरवाही से हालात को देखता रहा। चु कांघाओ बार बार झाओ फेंग को देख रहा था, जो दीवार में फंसा हुआ था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसे हमेशा लगता था कि झाओ फेंग, जो एक बेमिसाल डार्क आर्स था, उसे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए था। जैसे ही वह फिर से दीवार की ओर देखने के लिए मुड़ा, उसकी नजर अचानक तेज हो गई। झाओ फेंग, जो दीवार में इस तरह धंसा हुआ था मानो मर गया हो, उसने अपनी उंगलियां थोड़ी सी हिलाईं। इसके तुरंत बाद भीड़ की हैरान निगाहों के बीच झाओ फेंग ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी ठंडी नजरें नांगोंग परिवार के बुजुर्ग पर पड़ी और भारी आवाज में कहा, दबंग, मेरा झाओ कबीला सच में दबदबा रखने वाला है, तो क्या हुआ अगर तुम हो? चैप्टर 220 लीटर युआनी का ऑल आउट अटैक। क्या वह आदमी अभी भी जिंदा है? इतने सब के बाद भी यह कैसे नहीं मरेगा? यह कैसा राक्षस है? सब लोग हैरान और अवाक थे। साथ ही उन्हें वे शब्द याद आए जो उन्होंने झाओ फेंग का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए थे, और उनके दिल बेचैनी से धड़कने लगे। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह बदला लेने वाला और बहुत सावधान था। खासकर अभी झाओ फेंग की नजर उन पर पड़ी, ठंडी और जानलेवा इरादे से भरी हुई, जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। इतने सारे लोग शामिल हैं और इतनी सारी ताकतें दांव पर लगी हैं, इसलिए शायद वह कोई कदम नहीं उठाएगा। वे खुद को आराम देने के लिए बस यही इस्तेमाल कर सकते हैं। झाओ फेंग दीवार के अंदर से बाहर निकला, 2 धीमे कदम उठाए और अपनी हड्डियों को खींचा, जो हथेली के वार से थोड़ी खिसक गई थीं। झाओ फेंग के शरीर से पटाखे फूटने जैसी चटकने की आवाज आई। माहौल धीरे धीरे शांत होता गया। सभी की नजरें हैरान होकर झाओ फेंग पर टिकी थीं। वूश! जैसे ही झाओ फेंग ने धीरे धीरे अपना तीसरा कदम बढ़ाया, उसकी आकृति अचानक वहां से गायब हो गई। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह नांगोंग परिवार के उस बुजुर्ग के सामने था। झाओ फेंग ने उसकी गर्दन पकड़ी, उसे उठाया और रूखेपन से कहा, तुम कब से ऐसे इंसान बन गए जो मेरे झाओ कबीले के बड़ों से सवाल कर सकते हो? मेरी मदद करो। नांगोंग परिवार के बुजुर्ग का चेहरा लाल हो गया और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।
उसने अपने पीछे बैठे नांगोंग वूजी की तरफ गुजारिश भरी नजर से देखा। रुकना। नांगोंग वूजी जो देख रहे थे उससे बेपरवाह नहीं रह सकते थे। आखिरकार नांगोंग परिवार के लिए 4 स्टार मार्शल वेनरेबल के लेवल के एक बुजुर्ग को पहले से ही टॉप टियर कॉम्बैट पावर माना जाता है। इन ताकतवर लोगों में से किसी एक को भी खोना किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। झाओ फेंग ने नांगोंग वूजी को ठंडी नजर से देखा। हालांकि उन्होंने नांगोंग परिवार के बुजुर्ग को रिहा नहीं किया। क्लान चीफ झाओ, चलो इस बारे में बात करते हैं। प्लीज गुस्सा मत हो। मैं क्लैन चीफ झाओ से क्लैन एल्डर के अभी कहे गए गलत शब्दों के लिए माफी मांगता हूं। मैं क्लैन चीफ झाओ से गुजारिश करता हूं कि वे दरियादिल बने और उनकी अनजाने में हुई गलती को माफ कर दें। नांगोंग वूजी का रवैया ईमानदार था। हाँ हाँ। झाओ फेंग जोर से हंसा। अगर यह आदमी अभी मेरी बेइज्जती कर रहा होता तो मैं क्लैन लीडर होने के नाते क्लैन लीडर नांगोंग की खातिर उसे जाने दे सकता था, लेकिन उसे मेरे झाओ क्लैन के किसी सदस्य की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैंने उसे इतनी आसानी से जाने दिया तो क्लैन लीडर होने के नाते मेरे पास क्या अधिकार रह जाएगा। मेरे झाओ क्लैन के सदस्य जहां भी जाएंगे उनकी कौन इज्जत करेगा। नांगोंग वूजी ने थोड़ा सा मुंह बनाया, झाओ फेंग को देखा और गहरी आवाज में कहा, क्लैन चीफ झाओ, मुझे उम्मीद है कि आप 2 बार सोचेंगे और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे। जो भी गलत करता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। मैं यह उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं ताकि वह अपनी तीखी जुबान की वजह से मारा न जाए। शब्द गिर गए। झाओ फेंग ने नांगोंग वूजी को नजरअंदाज किया, अपनी उंगली तलवार की तरह दिखाई और वार किया। खून की फुहार और एक तीखी चीख के बीच एक कटा हुआ हाथ हवा में उड़कर धड़ाम से जमीन पर गिरा, जिससे देखने वाले बहुत डर गए। जिस क्षण कटा हुआ हाथ गिरा, एक जोरदार हथौड़े के वार की तरह इसने सबके दिलों पर चोट की और उनके चेहरे तुरंत मौत की तरह पीले पड़ गए। आप। नांगोंग वूजी ने झाओ फेंग की ओर इशारा किया, उसकी आंखें बर्फीली ठंडी थीं। झाओ फेंग ने अपने कबीले के एक बुजुर्ग का हाथ उसके सामने ही काट दिया। यह उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। क्लान चीफ नांगोंग को उसे अच्छे से समझाना चाहिए। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो यह सिर्फ एक हाथ खोने जितना आसान नहीं होगा। यह कहने के बाद झाओ फेंग ने नांगोंग परिवार के बुजुर्ग को, जो अपने कटे हुए हाथ के कारण बुरी तरह से संघर्ष कर रहे थे, नांगोंग वूजी के सामने फेंक दिया। वह इशारा कचरे का एक टुकड़ा फेंकने जैसा था। यह सब करने के बाद भी झाओ फेंग नहीं रुका। उसकी ठंडी नजर उन लोगों पर पड़ी जो अभी अभी बाहर निकले थे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। यह देखकर उन लोगों ने तुरंत डर के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। उनके चेहरे पीले पड़ गए और उन्होंने झाओ फेंग की तरफ देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। तुम्हारे पास अभी भी किसी का हाथ तोड़ने की ताकत है? लगता है मेरी 70% ताकत से भी तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बच्चे, तुमने तो मुझे सच में हैरान कर दिया। ली युआन ने झाओ फेंग को देखा। उसकी आंखें हैरानी और दिलचस्पी से भरी हुई थीं। 3 स्टार मार्शल एम्परर का हमला, जिसमें उसने अपनी ताकत का सिर्फ 70 इस्तेमाल किया था, ज्यादा दमदार नहीं लग रहा था। लेकिन जिन लोगों ने इसे खुद अनुभव किया है वे ही जानते हैं कि यह ताकत कितनी डरावनी है। इसे कहने का एक तरीका यह है, सम्राट वू से नीचे के रैंक का कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अगर ऐसा वार झेलता है तो उसके बचने का कोई चांस नहीं होता। तथापि झाओ फेंग न केवल जिंदादिल था बल्कि जिंदादिल और एनर्जेटिक भी था, जिससे ली युआन हैरान और उत्सुक हो गया। झाओ फेंग ने बात नहीं की, लेकिन हाथ की मुहरें बनाई और उसके शरीर से एक पुराने जानवर के फिर से जी उठने जैसा ऑरा निकला। अगले ही पल वे ऑरा झाओ फेंग की छाती पर जमा हो गई। धीरे धीरे सियान रंग के कवच की एक परत बन गई जिसने उसके ऊपरी शरीर की रक्षा की। एक ही समय पर झाओ फेंग के पीछे हरी धुंध के बीच एक बहुत बड़ा जीव हल्का सा दिखाई दे रहा था, जिससे देखने वाले कई लोगों की पलकें झपकने लगीं और वे डर से कांपने लगे। यह क्या चीज है? यह आदमी कितनी तरकीबें छिपा रहा है? नांगोंग वूजी की नजर भी थोड़ी सिकुड़ गई। उसने देखा कि इस समय झाओ फांग जो तरीके दिखा रहा था वे वही तरीके नहीं थे जो उसने हेईमो के साथ इस्तेमाल किए थे। हिम्मत, ब्लडलाइन पावर। ली युआनी ने झाओ फेंग के पीछे की नकली शक्ल को घूरा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस बच्चे में किस तरह की ब्लडलाइन पावर है, लेकिन उससे निकलने वाली आभा को देखते हुए यह ब्लडलाइन पावर बहुत बढ़िया है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि छोटे से ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम में तुम्हारे जैसा कोई होगा। इस बार मैं वहां खड़ा होकर मार नहीं खाऊंगा। झाओ फेंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई जब वह ली युआनी को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में लड़ने का जोश चमक रहा था। ली युआन थोड़ा हैरान हुआ, फिर हंसा और बोला, तो फिर इस बड़े को देखने दो कि तुम आगे बढ़ने के काबिल हो या नहीं। शब्द गिर गए। उसका शरीर एक झटके के साथ वहां से गायब हो गया। झाओ फेंग की आंखें चमक उठीं और उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। जैसे ही उसके पीछे वाला बड़ा हाथ अंदर जाने वाला था, वह थोड़ा हिला और अचानक गायब हो गया। मैं सब कुछ देख सकता हूं जो तुम करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर पहली बार की तरह हमला करोगे? झाओ फेंग ने उपहास किया। दिलचस्प। ली युआन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। लेकिन पूरी ताकत के सामने कोई भी चाल बेकार है।
अगर तुम मेरे इस जबरदस्त हथेली के वार को झेलकर बच गए तो यह मामला खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसने यह कहा, ली युआनी की अंदरूनी एनर्जी बढ़ गई, उसके कपड़े बिना हवा के लहराने लगे और उसके शरीर से चटकने की आवाज निकली। यह हड्डियों से आने वाली कोई साधारण चटकने की आवाज नहीं है। हर शब्द के उच्चारण के साथ ली युआनी का हथेली का वार और तेज होता गया। जैसे ही शब्द गायब हुए, उस हथेली के वार की ताकत किसी देवता के बड़े हाथ जैसी थी जिसने आसमान और सूरज को ढक लिया और कोई भी उसे रोक नहीं सका। मैदान पर मौजूद सभी लोग हथेली के जोर से मारे जाने से इतने डर गए कि उनके हाव भाव एकदम बदल गए और कुछ तो लगभग बेहोश हो गए। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ली युआन ने अपने पाम स्ट्राइक पर ध्यान दिया और सिर्फ झाओ फेंग पर ही इसका इस्तेमाल किया। अगर उसने इसका इस्तेमाल सब पर किया होता तो शायद मैदान पर कोई भी खड़ा नहीं हो पाता। क्या यह सैमसंग मार्शल एम्परर का फुल फोर्स अटैक है? हाँ, मुझे यह बहुत पसंद आया। मुझे देखने दो कि मेरे और मार्शल एम्परर के बीच कितना गैप है। झाओ फेंग ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते हुए मजाक उड़ाया। उसकी 10 तलवारें एक चमकदार इंद्रधनुष में बदल गईं जो आसमान को चीरते हुए उस बड़े ताड़ की ओर बढ़ गईं। अध्याय 221 अद्वितीय अधिपति। ली युआनी की खास मार्शल आर्ट द ओवरवेलमिंग पाम। जो लोग जो दोनों के बीच की लड़ाई को ठंडी नजरों से देख रही थी, एक पल के लिए हैरान रह गई जब उसने सुना कि ली युआनी ने अपने तीसरे पाम स्ट्राइक में यह मूव इस्तेमाल किया था। फिर उसके चेहरे पर तुरंत एक बेरहम मुस्कान आ गई। ओवरवेलमिंग पाम असल में सिर्फ एक पाम स्ट्राइक है, लेकिन इसमें अनगिनत वेरिएशन हैं। इस एक पाम स्ट्राइक की पावर 8 या 9 आम पाम स्ट्राइक के बराबर है। इसके अलावा इसके लगातार और कभी न खत्म होने वाले अटैक के साथ उसी लेवल का कोई भी व्यक्ति आसानी से इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही उसने कहा, ज़ुलुओ ने झाओ फेंग को ऐसे देखा जैसे वह पहले ही मर चुका हो। यार, इस बार तो तुम मर ही गए। अफसोस है कि तुम मेरे हाथों नहीं मरे। तुम आसानी से बच जाओगे। जब ली युआनी का हथेली का वार अपने पीक पर पहुंचा तो वह बिल्कुल भी नहीं रुका और एक भयानक प्रेशर के साथ वह झाओ फेंग की ओर बढ़ा। 10 मेरिडियन दिव्य तलवार। झाओ फेंग बेपरवाह बना रहा, फिर भी उसने लापरवाही का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने उस हथेली में मौजूद भयानक ताकत को भी महसूस किया। उसने अपनी ताकत को हद तक बढ़ाया और उसकी 10 उंगलियों से निकली तलवार की रोशनी 10 हैरान करने वाले इंद्रधनुषों में बदल गई जो उस बड़ी हथेली की ओर बढ़ रहे थे। बूम! हॉल के अंदर अचानक एक धीमा, तेज धमाका हुआ। अनगिनत तलवारों की एनर्जी तेज हमले के साथ मिलकर हॉल में तेज लहरों की तरह फैल गई। कुछ बदकिस्मत लोग इस तेज बहाव की चपेट में आ गए और बिना किसी अपवाद के मौके पर ही मर गए। आखिरकार यह 9 स्टार मार्शल वेनरेबल और 3 स्टार मार्शल एम्परर के बीच लड़ाई का नतीजा था। इसकी ताकत इतनी डरावनी है कि नांगोंग वूजी जैसे मार्शल वेनरेबल को भी इसके आगे झुकना पड़ेगा। तलवार की हैरान करने वाली रोशनी बार बार उस बड़ी हथेली से टकरा रही थी जो आसमान तक पहुंचती हुई लग रही थी। अंतिम आसमान तक पहुंची विशाल हथेली और भी ज्यादा ताकतवर थी। तलवार की सभी आने वाली लहरों को चकनाचूर करने के बाद उसने अचानक झाओ फेंग पर दबाव डाला। वह सीन ऐसा था जैसे आसमान से कोई बड़ा दिव्य हाथ उतर रहा हो जो धरती पर तबाही मचा रहे राक्षसों को बंद करने वाला हो। झाओ फेंग को इस हथेली के वार से तुरंत जोर का झटका लगा। सही सी कहें तो हथेली का वार झाओ फेंग पर नहीं बल्कि हरे कवच पर लगा। एक दबी हुई आवाज के साथ झाओ फेंग का शरीर तेजी से पीछे की ओर उड़ गया। जोरदार धमाकों के बीच टक्कर से मेन हॉल के 6 बड़े पिलर टूट गए और आखिर में थोड़ा शांत हो गए। क्लिक करें। एक तीखी आवाज गूंजी। हालांकि उसकी छाती पर हरे कवच पर एक दरार दिखाई दी। दरारें टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार हैं। हालांकि झाओ फेंग को खून की उल्टी नहीं हुई, न ही उसमें गंभीर चोट या तुरंत मौत के कोई लक्षण दिखे। वह बस अपना सिर नीचे करके भारी सांस ले रहा था, जैसा कि एक 3 स्टार मार्शल एम्परर से उम्मीद थी। अगर मैं बैक्सिया ब्लड लाइन से जुड़ा नहीं होता और मेरे पास बैक्सिया आर्मर नहीं होता तो अगर मुझे वह वार झेलना पड़ता तो मैं बिना किसी शक के मर जाता। झाओ फेंग ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की तेज धड़कन ने उसे बता दिया कि जो कुछ अभी हुआ था वह कितना खतरनाक और डरावना था। यह तो असल में मौत के साथ नाचने जैसा है। क्या वह अभी भी जिंदा है? यह कैसे हो सकता है? यह देखकर कि झाओ फेंग अभी भी जिंदा है, सबसे पहले जिसे इस पर यकीन नहीं हुआ वह ली युआनी नहीं था जो उसके साथ लड़ा था, बल्कि ज़ुलुओ था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक मार्शल वेनरेबल 3 स्टार मार्शल एम्परर के पूरे हमले के बाद भी खड़ा रह सकता है। नहीं, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा क्योंकि उसने कवच पहना हुआ है। यह कैसा कवच है? इसमें इतनी ताकत है कि एक मार्शल सम्राट का हमला भी इसे तोड़ नहीं सकता। बर्फ गिरी और झटका तेज हो गया। यहां तक कि जब उसने झाओ फेंग के सामने हरे कवच को देखा तो उसकी आंखों में लालच की भावना साफ दिख रही थी। अगर मुझे यह कवच मिल जाता तो मेरे शाही भाइयों में भी मेरी जगह पक्की होती। वह कमीना देहाती बहुत लकी है और उसके पास अपनी जान बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। यह आदमी तो चलता फिरता खजाना है। उसे इतने सारे खजाने कहां से मिले? ज़ुलुओ को जलन होने लगी और उसे झाओ फेंग से जलन भी होने लगी।
ली युआन बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन झाओ फेंग को गहराई से देखने के बाद शांति से बोला, चूंकि तुमने इस बड़े आदमी से 3 बार झेले हैं, इसलिए मैं अपना वादा निभाऊंगा और राजकुमार ज़ुलुओ को चोट पहुंचाने के मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। क्या? एल्डर 19, ऐसा कैसे हो सकता है? हम इसे ऐसे खत्म नहीं होने दे सकते। ज़ुलुओ चिल्लाया। झाओ फेंग के लिए उसकी नफरत इतनी ज्यादा थी कि 5 झीलों और 4 समुद्रों का पानी भी उसे पूरी तरह से जाहिर नहीं कर सकता था, तो वह झाओ फेंग को आसानी से कैसे छोड़ सकता था? ली युआन चुप रहा।